V757 अध्याय 561। क्या मुझे विशेष व्यवहार मिला? लिन युआन ने वांग फुक्सियांग की थाली से धरती प्रकार का परिभाषित जीवन मोती मास्टर डुआन ली को सौंप दिया। फिर उसने पानी प्रकार का परिभाषित बोबैबैश जीवन मोती मास्टर डुआन ली द्वारा चुना हुआ सुरक्षित रख लिया। वांग फुक्सियांग वहीं खड़ी रही और पलकें झपकाईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके चुलबुले प्रदर्शन को नजरअंदाज कर दिया गया। उसने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे मैचिंग मोती देने के लिए मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूं। अगर भविष्य में आपको कोई दुर्लभ वस्तु मिले जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं, तो कृपया स्टार वेब पर मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। वांग फुक्सियांग ने अपना सिर नीचे किया और सावधानीपूर्वक मौलिक मोतियों की थाली को चुनना और छांटना शुरू कर दिया। लिन युआन को समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। क्या हो रहा है? उसने ऐसा क्यों कहा कि मैंने उसे मैच दे दिया है? किसी तरह ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बेचारी आत्मा को कोस रहा हूं। नीलामी खत्म होने के बाद डुआन हे तुरंत नहीं गया, क्योंकि उसे लिन युआन के साथ काम था। इस प्रकार उसने वांग फुक्सियांग और लिन युआन के बीच बातचीत सुन ली। डुआन हे ने सोचा, अगर चांद महारानी को पता चल गया कि वांग फुक्सियांग अपने प्रिय शिष्य को बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या आसमान में चमकता चांद अचानक आसमान में दिखाई देगा? यह बहुत अच्छी तरह से लाल रंग का हो सकता है। वांग फुक्सियांग का प्यार झेंग परिवार से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब मास्टर डुआन ली और वांग फुक्सियांग मौलिक मोती चुन रहे थे, लिन युआन ने देखा कि जल प्रकार के किसी भी मौलिक मोती का चयन नहीं किया गया था। लिन युआन को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जल प्रकार के मौलिक मोती थे, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि वे उन्हें क्यों नहीं चाहते थे। वांग फुक्सियांग और मास्टर डुआन ली अपने मौलिक मोती चुनने के बाद संतुष्ट होकर चले गए। इस समय लिन युआन को एहसास हुआ कि स्टोर में लिसन के अलावा 2 अन्य लोग बचे थे, जो समूह कल्याण के लिए रखी गई बेंचों को पैक कर रहा था। उनमें से एक था डुआन हे। दूसरा था स्टोर का पहला ग्राहक स्ट्रीम इन द क्लाउड, या यूं कहें कि ब्रेस्ड हेड। लिन युआन को अभी भी याद है कि ग्रुप वेलफेयर नीलामी के दौरान स्ट्रीम इन द क्लाउड कितना उत्साहित था। हालांकि ग्रुप वेलफेयर खत्म होने के बाद वह निराश दिख रही थी। वह एक कुचले हुए फूल की तरह लग रही थी, जिसे किसी भयंकर तूफान ने उखाड़ दिया हो। लिन युआन भी निकला गया और बोला, क्या हुआ? तुम अपने मुंह में गधा भी ठूंस सकते हो। लिन युआन ने देखा कि स्ट्रीम इन द क्लाउड ने वही भौरा टोपी पहन रखी थी जो उसने पहली बार मिलते समय पहनी थी। आधे साल में उसका गंजा सिर अब घने बालों से भर गया, जो उसके चेहरे से आगे तक लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बालों के साथ क्लाउड में स्ट्रीम काफी शांत थी। जब बादल में दुखी दिखने वाली धारा ने लिन युआन की टिप्पणी सुनी, तो उसने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। क्या गधादीप पर्वत के बुजुर्ग लिन के मुंह से बाहर निकल गया? उसने गुस्से से कहा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, स्ट्रीम इन द क्लाउड को अपने आप पर शर्म आने लगी। स्ट्रीम इन द क्लाउड एक अग्नि तत्व वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मोती को खरीदने के लिए आई थी। अगर वे साधारण स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती होते, तो वह बोली लगाने में भी अपना हाथ आजमाती। हालांकि लिन युआन द्वारा पेश किए गए स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती 9.9 शुद्धता के थे और उनमें आंतरिक चमक थी। स्ट्रीम इन द क्लाउड के पास बोली लगाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। अपनी सारी उत्तेजना के बाद वह एक दर्शक बनकर रह गई। लिन युआन ने स्ट्रीम इन द क्लाउड पर संदेह बांधे भरी नजर से देखा। उसे संदेह था कि स्ट्रीम इन द क्लाउड पर्दे के पीछे से संसाधनों का वितरण कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। डुआन हे लिन युआन के पास गया और अपना गला साफ किया। सर ग्रुप एडमिन, क्या मेरे लिए आपके साथ 10.9.8 शुद्धता वाले पवन तत्वीय स्वर्गीय युवती ग्रेड मोती का व्यापार करना संभव है? मैं प्रत्येक तत्वीय मोती के लिए 2 स्रोत प्रकार की वस्तुएं देने को तैयार हूं। लिन युआन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि डुआन हे ने उसे इस तरह से संबोधित किया। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। डुआन हे जैसे सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ द्वारा लिन युआन को सर कहकर संबोधित करने से लिन युआन को यकीन हो गया कि डुआन हे ने उसकी पहचान के पीछे की सच्चाई का पता लगा लिया है। लिन युआन ने डुआन हे की ओर देखा।
जैसे आंच के डुआन हे के बाल खड़े होने लगे। लिन युआन ने कहा, कीमत स्वीकार्य है, कोई समस्या नहीं है। यह लगभग नया साल है, चलो बाद में व्यापार करते हैं। लिन युआन ने डुआन हे के व्यापार के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। वह एक 9.8 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती के लिए 2 स्रोत प्रकार की वस्तुओं की जो कीमत दे रहा था वह पहले से ही बाजार मूल्य से 3 गुना अधिक थी। 9.8 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती सिर्फ एक आध्यात्मिक घटक थे। यह 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती से बिल्कुल अलग था। लिन युआन के पास डुआन हे के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। उसके पास स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कई मौलिक मोती थे। यह सौदा लिन युआन के लिए उसके साथ संबंध स्थापित करने का एक अच्छा मौका भी था। एक बार जब वह डुआन हे के चरित्र की जांच कर लेगा तो लिन युआन उस संबंध का उपयोग डुआन हे तक पहुंचने के लिए कर सकेगा। डुआन हे ने ली शियाओतियाओ को धन्यवाद दिया और ली शियाओतियाओ को खोजने के लिए स्टार वेब स्टोर से बाहर निकल गया। जब उसने डुआन हे और लिन युआन के बीच बातचीत सुनी तो स्ट्रीम इन द क्लाउड की आंखें चमक उठीं। लिन युआन, मैं भी आपसे 3 अग्नि तत्व स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती खरीदना चाहता हूं। जैसे ही स्ट्रीम इन द क्लाउड ने बात की, लिन युआन की नजरों में खुशी की एक झलक उभरी। लिन युआन को तुरंत एहसास हुआ कि स्ट्रीम इन द क्लाउड निराश नहीं थी, क्योंकि वह स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती नीलामी जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। लिन युआन को स्ट्रीम इन द क्लाउड द्वारा उससे खरीदारी करने के इरादे से कोई आपत्ति नहीं थी। स्ट्रीम इन द क्लाउड लिन युआन की स्टार वेब स्टोर की पहली ग्राहक थी और उसने उसके लिए वेब स्प्रिंग स्पाइडर का कस्टम ऑर्डर किया था, जिससे उसे अपना पहला पारिश्रमिक अर्जित करने की अनुमति मिली, जो एक रेडियंस डॉलर से अधिक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्ट्रीम इन द क्लाउड ने लिन युआन को सोने का पहला भंडार अर्जित किया था, जिससे उसके पास स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के उपयोग के माध्यम से खुद को जल्दी से सुधारने की वित्तीय क्षमता थी। उन्होंने स्ट्रीम इन द क्लाउड के साथ अपने सौदे के बाद परचेज विद नो लॉस स्टोर फैन क्लब भी बनाया था। स्ट्रीम इन द क्लाउड भी उनके साथ था जब लिन युआन ने व्हाइट डेविल और अननोन फ्लेम के बीच उच्च स्तरीय मैच में भाग लिया था और स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में अपना पहला लक्ष्य निर्धारित किया था। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि स्ट्रीम इन द क्लाउड हमेशा उनके साथ था। कुछ बातचीत के बाद लिन युआन ने स्ट्रीम इन द क्लाउड के साथ अपना सौदा पूरा कर लिया। स्ट्रीम इन द क्लाउड ने चमकदार मुस्कान दिखाते हुए कहा, लिन युआन, क्या मुझे विशेष उपचार मिला? लिन युआन केवल यह सोच सकता था कि उच्च श्रेणी के सृजन मास्टर कितने शानदार थे। जो वस्तु जितनी दुर्लभ होती है वह उतनी ही मूल्यवान होती है। एक हद तक यह कथन मूल्य निर्धारण के पीछे की सच्चाई को रेखांकित करता है। लिन युआन ने स्ट्रीम इन द क्लाउड से सबसे कम बाजार मूल्य वसूला था और लाभ नहीं कमाया था। इस बीच स्ट्रीम इन द क्लाउड को लगा कि उसे बहुत अच्छा सौदा मिल गया है। स्ट्रीम इन द क्लाउड की चौड़ी मुस्कान देखकर लिन युआन खुद को यह कहने से नहीं रोक सका, क्या विशेष उपचार के कारण ही तुम इतनी मोटी हो? चूंकि यह लगभग नया साल था, इसलिए यह अपरिहार्य था कि स्ट्रीम इन द क्लाउड का वजन बढ़ गया होगा। उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत आक्रोश में बदल गई। वह सचमुच क्रोध से उछल रही थी। स्ट्रीम इन द क्लाउड को अचानक लिन युआन से उतनी ही नाराजगी हुई जितनी उस साथी से जिसने उसे ऑनलाइन नकल करने का तरीका सिखाया था, जिसके कारण वह परीक्षा में कक्षा में अंतिम स्थान पर आई थी। मुझे घोस्ट शैडो ब्रिस्टल स्पाइडर को लिन युआन को काटने देना चाहिए। फिर मैं उसे इंडिगो लॉर्ड रूट के साथ कुछ गर्म पानी पीने और घाव को अच्छी तरह से साफ करने का निर्देश दूंगा। अंत में मैं उसके लिए एक अच्छा छायादार पेड़ ढूंढूंगा जिसके नीचे वह लेट सके ताकि उसकी लाश तीखी न हो जाए। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं तो मैं उसके नीचे एक कूलिंग मैट बिछा दूंगा। बादल में बहती धारा ने धीरे से उपहास किया। डीप माउंटेन एल्डरलिन, एक बड़ी मकड़ी आपके पास अचानक आ सकती है। वह स्टार वेब स्टोर से बाहर निकल गई। लिन युआन ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और सोचा कि क्या स्ट्रीम इन द क्लाउड के सिर पर आए नए बालों ने उसे गूंगा बना दिया है। उसकी प्रतिक्रिया इतनी धीमी क्यों थी? जब उसने स्ट्रीम इन द क्लाउड को दूर जाते देखा तो वह उसे कुछ याद दिलाने वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
जब स्ट्रीम इन दी क्लाउड ने दरवाजे की दहलीज पार की तो वह लड़खड़ा गई और उसकी भौरे वाली टोपी जमीन पर गिर गई। लिन युआन ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। रात काफी हो चुकी थी। लिन युआन ने स्टार वेब को छोड़ दिया और अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में चला गया। उन्होंने जेट जैसी बनावट वाली लकड़ी को बदल दिया जो उनके कोमा में रहने के दौरान परिपक्व हो गई थी। जैसे ही लिन युआन फूल ब्रोकेड मोती का पोषण करने वाला था, जो केंद्रित आत्मा क्यूई के प्रभाव में पूरी तरह से बदल गया था, उसने महसूस किया कि हरे और गुलाबी फूल ब्रोकेड मोतियों में से एक पूरी तरह से सोने में बदल गया था। लिन युआन ने जांच करने के लिए मॉर्बियस के सच्चे डेटा का इस्तेमाल किया और पाया कि इस परी को अब फ्लावर ब्रोकेड मोती नहीं कहा जाता था। इसके बजाय इसे गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती कहा गया। फाइनाम गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती। फे प्रजाति क्रासुलेसी वंश साइप्रस प्रकार आत्मा जीवन रूप ग्रेड कांस्य 1/10। फे प्रकार लकड़ी पाई क्वालिटी एलीट क्षमताएं प्रचुर मात्रा में रस पत्तियों में संग्रहित रस को बढ़ाएं और उचित पोषण मिलने पर इसे प्रोटीन में परिवर्तित करें। पत्तियों को लपेटें। जब पत्तियां परिपक्व हो जाती हैं तो बाहरी सतह पर लकड़ी प्रोटीन की एक परत बन जाती है जो पत्तियों के अंदर की सारी ऊर्जा को संग्रहित कर लेती है। विशिष्ट कौशल जीवंत पौधे मोती। प्रशिक्षण के बाद पौधे मोती नए पौधे मोती बनाएंगे यदि उन्हें पर्याप्त पोषण दिया जाता है। जब पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं तो नए मोती मुख्य मोती को कुछ पोषण प्रदान करेंगे। हालांकि अगर नए मोती नए जीवंत पौधे मोती विकसित करते हैं तो वे मुख्य शरीर से अलग होकर एक स्वतंत्र पौधे मोती बना लेंगे। जब लिन युआन ने गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती के सच्चे ड्यूअल डेटा को देखा तो उसे तुरंत यह एहसास हुआ कि फूल ब्रोकेड मोती केंद्रित आत्मा क्यूई के प्रभाव में अप्रत्याशित तरीके से बदल गए होंगे। जब लिन युआन ने गोल्डन लोटस ब्रोकेड पर्ल्स के विशिष्ट कौशल लाइवली प्लांट पर्ल्स को देखा तो उसके मन में संभावना की एक चिंगारी फूट पड़ी। इन गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोतियों के साथ क्या मैं जीवंत पौधे के मोतियों को बड़े पैमाने पर विकसित कर सकता हूं, ठीक उसी तरह जैसे कि अनुभवी गुट के एक्वेरियम ऑफ ब्लिस में होता है। स्वर्ण कमल ब्रोकेड मोतियों की क्षमताओं को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वे फूल ब्रोकेड मोतियों की तुलना में अधिक प्रभावी थे। प्रचुर रस की क्षमता ने स्वर्ण कमल ब्रोकेड मोती के प्रत्येक पत्ते में संग्रहित रस को फूल ब्रोकेड मोती से अधिक प्राप्त करने की अनुमति दी। पत्तियां लपेटने की क्षमता ने पुष्प ब्रोकेड मोतियों की पत्तियों के परिपक्व होने के बाद उनके प्राकृतिक रूप से सड़ने की समस्या को हल कर दिया। लिन युआन को यकीन था कि गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती की उपस्थिति एक सृजन मास्टर को पागल कर देगी। भले ही गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती फ्लावर ब्रोकेड मोती की तुलना में कितने भी मजबूत थे, फिर भी एक वास्तविक सृजन मास्टर को सुनिश्चित करने के लिए उन पर प्रयोग करने की आवश्यकता थी। जैसे ही लिन युआन ने चमकदार गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती को पकड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे बहुत बहुत बड़ी मात्रा में धन उपहार में मिलने वाला है। लिन युआन की राय में गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती का उपयोग लैंडमार्क सामान के रूप में भी किया जा सकता है। इन गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोतियों के साथ लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के अंदर के स्थान का अधिक कुशलता से उपयोग नहीं कर सकता था। अब उसे फूल ब्रोकेड मोती के पोषण के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के अंदर के स्थान का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को व्यवस्थित करने के बाद लिन युआन ने पत्ती के आकार के डायमंड फ्रेगी स्टोरेज बॉक्स की जांच की। लिन युआन ने पाया कि ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन उसके कोमा में जाने से पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग दिख रहा था। इससे पहले ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन की पुरानी लताओं के सभी पत्ते गिर चुके थे। नए पत्ते तेजी से उगाए थे और ऊपर उठ गए थे। कई नए अंगूर की बेलें सहायक संरचना पर सीमित जगह के कारण जमीन पर झुक गई थीं। लिन युआन ने जल्दी से कुछ मजबूत देवदार के लट्ठे उठाए और उन्हें एक साथ जोड़कर एक विशाल सहायक संरचना तैयार की। उन्होंने एक बड़ा जेट बेसिन लिया और उसे रिवाइवल मिट्टी से भर दिया, जिसे ग्रासवुड फाउंटेन वाटर से गीला किया गया था। लिन युआन ने सहायक संरचना को बड़े बेसिन से जोड़ा और ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन को सावधानीपूर्वक पुनः गमले में लगाया। ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन वास्तव में लालची थी। बड़ी संख्या में आइज ऑन ऑफ रिलिंकिश को अवशोषित करने के बाद भी इसने कोई ब्लड ब्रू ग्रेप नहीं उगाया था। इसके बजाय इसने अपने द्वारा दबाई गई सभी विकास क्षमता को मुक्त करने का फैसला किया था। अतीत में
ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के सभी मालिक फेयस के सार रक्त को बर्बाद नहीं करना चाहते थे और उन्होंने केवल एक मुख्य बेल रखने की अनुमति दी थी जिसका उपयोग वह ब्लड ब्रू अंगूरों के उत्पादन के लिए कर सकता था। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन द्वारा उगाई गई प्रत्येक नई बेल को तुरंत काट दिया जाता था। लिन युआन के सामने रक्त काढ़ा अंगूर की बेल ने अब त्याग की आंखों से पोषित होने के बाद खुद को विस्तारित करना शुरू कर दिया था। इसका जीवंत और रसीला स्वरूप ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन का वास्तविक रूप था। लिन युआन ने ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के लालच पर कंधे उचका दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रक्त मदिरा अंगूर कितना लालची था, यह सिर्फ एक साधन था जो रक्तपात की जननी के लिए रक्त मदिरा अंगूर का उत्पादन करता था। जब तक उसके पास रेड थॉर्न और रिलिंक्विश की आंखें थीं, लिन युआन को ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के पोषण में प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। पूरी तरह से गठित ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन लिन युआन को एक बार में और भी बेहतर फसल दिला सकती है। यह तब जैसा नहीं था जब यह एक मुख्य बेल के रूप में अस्तित्व में था। उस समय ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन को प्रत्येक नई उगी हुई बेल को काटने के बाद धीमी गति से ठीक होने की अवधि में प्रवेश करना पड़ता था। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन को पुनः रोपना कठिन था। लिन युआन को सतर्क रहने की जरूरत थी, कहीं ऐसा न हो कि वह ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन की युवा और कमजोर जड़ों को नुकसान पहुंचा दे। अपना काम पूरा करने के बाद लिन युआन जीनियस के साथ चिपक गया और गहरी नींद में सो गया। इस बीच रेडियंट मून पैलेस के आंतरिक महल में कोल्ड मून और मिस्टिक मून चंद्र महारानी के बगल में थे। चंद्र महारानी धीरे धीरे एक हीरे जैसी खुशबू वाले पेयोनी की छंटाई कर रही थी। चंद्र महारानी की उंगलियों की प्रत्येक हरकत के साथ सुगंधित पेयोनी की शाखाएं टूटकर गिर गईं। चंद्र महारानी ने लहराते तालाब के पानी पर नजर डाली और लापरवाही से सुगंधित पेयोनी की एक शाखा ताब में डाल। टॉवर कैनन के 8 पेज, बैटलफील्ड डिवीजन का 7वां पेज युद्ध, साथ ही साथ एशेस टीम की युद्ध मशीन वास्तव में रेडियंस में गुप्त रूप से जाने की हिम्मत करती है। हे ऐसा लगता है कि एक दशक पहले के 7वें पेज युद्ध ने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा है। जब चंद्र महारानी बोल रही थीं, तो उनकी नजर छोटे खरगोश पर पड़ी जो अपने लंबे कानों से अपने पंजों में गाजर को रगड़ रहा था। जिक्सी, अपने भौतिक शरीर को बुलाओ जो बाहर है। मिस्टिक मून और कोल्ड मून ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में गंभीरता और खुशी देख सकते थे। ऐसा लग रहा है कि यंग लॉर्ड मुश्किल में है। इसकी वजह से मून एम्प्रेस, जिसने 10 साल से ज्यादा समय से अपनी तलवार नहीं उठाई है, आखिरकार इस प्रतिद्वंद्वी को गंभीरता से लेने जा रही है। काफी हो चुकी थी और ठंडी लहरें किनारे पर पड़े एक लकड़ी के तख्ते से टकरा रही थीं। आसपास समुद्री जीवों की कर्कश आवाजें सुनी जा सकती थीं। रात के अंधेरे के बावजूद तारों की रोशनी पानी के नीचे एक विशाल समुद्री जीव की आकृति को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। चांदी की मछली की एक पूंछ थी जो दसियों सेंटीमीटर लंबी थी और लकड़ी के तख्ते के सामने उसे हिला रही थी। एक पतला धागा लकड़ी के तख्ते को पूंछ से जोड़ता था, जबकि मछली लकड़ी के तख्ते को आगे की ओर खींचती थी। चांदी की मछली से निकलने वाली आभा ने गहरी समुद्री नींद में सो रहे जीवों को थोड़ा भयभीत कर दिया। चांदी की मछली के शरीर के चारों ओर दांतेदार दरारें थीं, मानो वह किसी भी क्षण टूटने वाली हो। चांदी की मछली की प्रभावशाली आभा के बावजूद इसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। लकड़ी के तख्ते पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका आधा शरीर पहले ही खतर हाथों में पकड़ा हुआ था और वह गेंद की तरह मुड़ी हुई थी। उसका शरीर हिंसक रूप का। उसने अपने बगल में बैठी छोटे बालों वाली महिला को देखकर आह भरी। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद था और उसे ठंडा पसीना आ रहा था। चिंता, दुख और सूक्ष्म निराशा आह में गूंथी हुई थी। छोटे बालों वाली महिला ने अपना सिर से कांप रहा था। एक क्षण में ही वह ठीक हो गई। वह बर्फानी तूफान में गिरे हुए पत्ते की तरह पतली और कमजोर लग रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने अपने शरीर के शेष आधे हिस्से का उपयोग करके लकड़ी के तख्ते से एक मरी हुई मछली को उठाया और उसे छोटे बालों वाली महिला को सौंप दिया। यिरेन, तुम्हारा पवित्र स्रोत जीवन रूप मृत्यु के कगार पर है।
जब तक परम प्रेम पोपी ठीक नहीं हो जाता, तब तक तुम अपनी क्षतिग्रस्त आत्मा से आने वाली दर्दनाक ऐंठन का अनुभव करना जारी रखोगे। छोटे बालों वाली महिला के हाथ आपस में कसकर बंधे हुए थे। उसे इस चोट का पहले से ही एहसास था। एक पवित्र स्रोत जीवन रूप को अपनी आत्मा के साथ संयोजित करने के लिए मज्जा अनुबंध का उपयोग करना पवित्र स्रोत जीवन रूप के शरीर के साथ एक आत्मा को साझा करने के बराबर था। उसके एब्सोल्यूट लव पोपी में केवल आधा प्रकंद और जड़ों का एक गुच्छा बचा था। इसे ठीक करना लगभग असंभव था। यह बहुत बुरा है कि मेरे सभी फे एब्सोल्यूट लव पोपी से जुड़े हुए हैं। अब जबकि एब्सोल्यूट लव पोपी लगभग मर चुका है, मेरे बाकी फे सो गए हैं, छोटे बालों वाली महिला ने बड़बड़ाते हुए कहा। छोटे बालों वाली महिला ने अपने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सेवेंथ पेज वॉर कोई इंसान नहीं था, वरना। छोटे बालों वाली महिला ने एक बार फिर अपने सिर को अपने हाथों के बीच में दबा लिया और बोलना पूरा करने से पहले ही जोर जोर से कांपने लगी। यह स्पष्ट था कि वह अपनी क्षतिग्रस्त आत्मा का दर्द। आदमी ने उस दुखी छोटे बालों वाली महिला को घृणा से देखा। उसने अपनी ताकत जुटाई और अपने बचे हुए हाथ से छोटे बालों वाली महिला के सिर पर जोरदार वार किया। यरेन, तुम अंधेरे के 7 राज्यों द्वारा चुनी गई डार्क एनवॉय हो। तुम अंधेरे के 7 राज्यों की डार्क एनवॉय लॉर्डिस हो। तुम बदला लेने से कहीं ज्यादा सक्षम हो। कम से कम तुम्हें जीवित रहना चाहिए, बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। एक सेकंड बाद छोटे बालों वाली महिला का कांपना बंद हो गया, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। छोटे बालों वाली महिला के गालों से गर्म आंसू बहकर उसके पहले से भीगे हुए स्पिरिट क्यूई कपड़ों पर गिरे। रात्रि के आकाश के नीचे कड़वे आंसू गिरे और भी अधिक कड़वे समुद्र में मिल गए। सुयरेन ने खुद को बहुत दोषी ठहराया। यदि मुझे अपने परम प्रेम पोपी की क्षमताओं पर इतना भरोसा न होता और मैंने डार्क एनवॉय के रूप में अपनी उपाधि का उपयोग एल्डर हे को मेरे साथ 7वें पृष्ठ के युद्ध में घात लगाने का आदेश देने के लिए नहीं किया होता, तो एल्डर हे अब इस दयनीय स्थिति में नहीं होते। एल्डर वह एक देव श्रेणी विशेषज्ञ था और उसके पास क्रिएशन ब्रीड फे था। भले ही उसका शरीर नष्ट हो गया हो, लेकिन अगर उसे उपचार मिले तो वह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हालांकि 7वें पेज के युद्ध ने एल्डर हे के नेदरसी जेलीफिश को मार दिया था। एल्डर हे का शटल एरो शार्क भी तब चकनाचूर हो गया था जब वह रेडियंस युद्ध रथ के चारों ओर के पिंजरे में जबरन घुस गया था। एल्डर हे ने अपनी आत्मा को जलाकर इसकी कीमत चुकाई थी और शटल एरो शार्क ने उन दोनों को शक्तिशाली प्राणियों से भरे गहरे समुद्र में आगे बढ़ाया। सुयेरन अपने दिल में जानती थी कि एल्डर हे अपने जीवन को जलने दे रहे थे ताकि वह उसके जीवन के अंत तक उसके साथ रह सकें। अपरिहार्य अलविदा एक चाकू की तरह गहरी और दर्दनाक चोट थी। एल्डर हे को सुयरेन को मारने का पछतावा हुआ। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जो कहना था वह कहना जरूरी है। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, येरेन, मेरी तरफ देखो। सुयरेन ने धीरे से अपना सिर उठाया और उस जीर्ण शीर्ण दृश्य को देखा जो एल्डर हे थे। सुयरेन के होंठ कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे और उसके मुंह के किनारे से ताजा खून टपक रहा था। यह उसकी ठोड़ी से लुढ़क कर लकड़ी के तख्ते पर जा गिरा। एल्डर वह बोलने ही वाले थे, लेकिन लहरें अचानक बड़ी हो गईं। शटल एरो शार्क जो लकड़ी के तख्ते को खींच रहा था अचानक धीमा हो गया। हालांकि वह समुद्र में था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कीचड़ में फंस गया है, क्योंकि वह सिर्फ 1 इंच आगे बढ़ सकता था। अरे, शटल एरो शार्क को समुद्र में एक जंगली क्रिएशन ब्रीड फ्रे ने निशाना बनाया है। एल्डर हे से आत्मा क्यूई का एक फव्वारा फूट पड़ा। उनकी देव श्रेणी की विशेषज्ञ शक्ति ने अचानक अशांत समुद्र को जकड़ लिया और पानी में कंपन होने लगा। समुद्र के सभी जीव उसकी गहराइयों में भाग गए। एल्डर हे की देव श्रेणी विशेषज्ञ शक्ति के विस्फोट के दौरान फटा हुआ शटल एरो शार्क का शरीर अचानक चांदी की स्थानिक ऊर्जा से जगमगा उठा।
शटल एरो शार्क के शरीर पर स्थानिक ऊर्जा ने स्थानिक नक्काशी का एक जटिल मानचित्र तैयार किया। शटल एरो शार्क के शरीर के चारों ओर स्थानिक नक्काशी को समुद्र में स्थानांतरित किए जाने से पहले घुमाया गया। उन्होंने ठोस स्थानिक कन्वेयर बेल्ट की पट्टियां बनाई। जब सु यिरेन ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे से आंसू बहने लगे और उसके नीचे बहते खून के पानी में मिल गए। सु यिरेन ने ऐसा दृश्य कई बार देखा था जब डार्क फेडरेशन पर 7th पेज वॉर की 32 चैंटर टीम द्वारा हमला किया जा रहा था। एल्डर हे की अभिव्यक्ति असाधारण रूप से गंभीर थी जब उन्होंने सु यिरेन को निर्देश दिया, हम दिव्य लकड़ी संघ के पास हैं। दूरी शटल एरो शार्क के कन्वेयर बेल्ट में से एक द्वारा कवर की जा सकती है। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा। डार्क एनवाइलॉडिस, तुम्हें जीवित रहना होगा। यिरेन, तुम्हें जीवित रहना होगा। एल्डर ने और अधिक कुछ नहीं कहा। अंतिम दो कथन आशीर्वाद थे और वे शब्द सीधे एल्डर हे के हृदय से आए थे। जीवन ही हर चीज का आधार था। चाहे सु यिरेन को डार्क एनवॉय का खिताब मिला हो या फिर उसके बड़े होने पर उसने उसकी देखभाल की हो, ये सब एल्डर हे की उसके लिए अंतिम उम्मीदें थीं। सु यिरेन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इससे पहले कि सु यिरेन कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, कन्वेयर बेल्ट की चांदी जैसी नदी ने सु यिरेन को पूरी तरह से घेर लिया था। सु यिरेन जल्दी चांदी की नदी में बह गई और क्षितिज पर गायब हो गई। चांदी की रोशनी अभी गायब भी नहीं हुई थी कि समुद्र की गहराई से लाल लाल पंखुड़ियां ऊपर की ओर उठ खड़ी हुई थीं। तंतुमंद प्रकाश वाले शटल एरो शार्क के ऊपर लिपट गए और उसे गहरे समुद्र में खींच लिया तथा एल्डर हे को भी अपने साथ नीचे खींच लिया। लिन युआन पहले ही जाग चुकी थी और उसने कपड़े पहन लिए थे। यह नववर्ष था और लिन युआन ने लाल रंग के आभूषणों के साथ आत्मा की कपड़े पहन रखे थे जिन्हें वह शायद ही कभी पहनता था। कभी कभी लिन युआन चमकीले रंग के कपड़े पहनता था, इससे वह जवान दिखता था। जीनियस, जो लिन युआन की बाहों में था, अभी भी आलस से इधर उधर घूम रहा था। जब लिन युआन ने जीनियस को वेन्यू द्वारा बनाया गया लाल कवच पहनाया तो जीनियस तुरंत चौंक गया। उसने अपनी 3 पूंछ हिलाई और बच्चे जैसी आवाज में कहा, युआन, क्या मैं इन कपड़ों में अच्छा लग रहा हूं? लिन युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से जीनियस की छोटी नाक पर चुटकी काटी। तुम छोटे बदमाश हो। तुम ये सवाल 10 बार पूछ चुके हो। बेशक तुम अच्छे दिखते हो। इस कवच को बनाने का विचार वेन्यू के दिमाग में अचानक से आया था। यह जीनियस के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। चूंकि वेन्यू ने जीनियस को कभी भी कपड़े पहने नहीं देखा था, इसलिए उसने लाल कवच लिन युआन को दे दिया। लिन युआन ने जीनियस को यह पहनाने का फैसला किया था। तभी उसे एहसास हुआ कि जीनियस को ऐसे कपड़े पहनना कितना पसंद है। जीनियस ने लिन युआन की प्रशंसा का आनंद लिया। हालांकि उसने लिन युआन का जवाब 10 बार से अधिक बार सुना था, फिर भी जीनियस अपनी पूंछ को उतनी ही खुशी से हिला रहा था। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं वेन्यू से आपके लिए और कपड़े बनाने के लिए कहूं? जीनियस खुशी से लिन युआन की बाहों में कूद पड़ा। लिन युआन ने जीनियस के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचा कि जीनियस अभी भी कितना समझदार है। हालांकि आज का लिन युआन उस लिन युआन से अलग था जो जिया क्षेत्र में जीविका चलाने के लिए संघर्ष करता था। जीनियस, अब से मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। अब हम बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं। लिन युआन ने जीनियस से गंभीरता से कहा। लिन युआन ने मचान के दरवाजे पर दस्तक सुनी और उसे खोला तो देखा कि कैचा वासमाना वहां खड़ा था। कैचा ने लिन युआन को प्रणाम किया और कहा, युवा प्रभु, चंद्र महारानी आपको आंतरिक महल में भोजन करने के लिए बुला रही हैं। जीटा छोटे ठंडे चंद्रमा दूत को बुलाने गया है। लिन युआन को लिटिल कोल्ड मून एनवॉय शब्दों का जवाब देने में एक पल लगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि कैचा का मतलब चूसी था। लिन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, चलो एक साथ आंतरिक महल में चलते हैं। लिन युआन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अब जब मेरे पास गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती हैं, तो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वह स्थान जो मैं फूल ब्रोकेड मोती को पोषित करने के लिए उपयोग कर रहा था, अब खाली है। मुझे खाली स्थान का क्या करना चाहिए? स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र का हर इंच लिन युआन के लिए संसाधनों को संग्रहित करने और संचय करने के लिए था। इसलिए
लिन युआन को इस बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत थी कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था। यह जरूरी था कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। जब वे आंतरिक महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो कैचा ने सिर झुकाया और कहा, युवा स्वामी, चंद्र महारानी आज का नाश्ता पकाने के लिए स्वयं भोर में जाग उठी हैं। लिन युआन को अचानक विचार आया कि उसे नए साल के दौरान अपने गुरु के लिए कुछ बनाना चाहिए। खाना खाने के बाद लिन युआन ने जाने से पहले चंद्र महारानी से कहा, गुरुजी, आपको नए साल के दौरान खाना पकाने की जरूरत नहीं है। मैं दोपहर में खाना बनाऊंगा। शुरू में चंद्र महारानी ने सोचा कि लिन युआन झुकते हुए चंद्रमा पर्वत से कुछ लेना चाहता था। वह उसे बताने ही वाली थी कि दीप्तिमान चंद्रमा महल में सब कुछ है और उसे कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। तभी उसने बाकी बातें सुनी। चंद्र महारानी के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान खिल उठी। उसने लिन युआन को श्रद्धा से देखा और कहा, ठीक है। लियू जी को अपने खाना पकाने के कौशल पर पूरा भरोसा था। हालांकि वह लियू जी जितना कुशल नहीं था, लिन युआन ने पहले भी अपना खाना खाया था और उसे वह स्वीकार्य लगा था। बात बस इतनी सी थी कि लिन युआन की लियू जी से मुलाकात के बाद उसे खाना पकाने का अवसर नहीं मिला। लिन युआन ने हवेली वापस जाते समय ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स से संपर्क किया। उसने उन्हें पिछली रात की समूह कल्याण नीलामी और निजी व्यापारों से प्राप्त मौलिक मोती वितरित करने का काम सौंपा। एक बार जब उसने ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के साथ संपर्क स्थापित कर लिया तो लिन युआन को पता चल गया कि चू सी बहुत घबराया हुआ था। कुछ कहने के बजाय लिन युआन ने केवल एक भौं उठाई। वे दूर स्थित महल में पहुंचने वाले थे, जो शाही राजधानी के बाहरी इलाके में था। जो लोग चू सी को देखने के लिए उत्सुक थे, वे उससे कहीं अधिक घबराए हुए थे। लिन युआन ने हवेली के प्रवेश द्वार पर वेन यू और बैंगनी लाल बालों वाली एक अन्य युवा लड़की को देखा। जब वेन यू ने लिन युआन को देखा तो वह बोली, युवा मास्टर। बैंगनी लाल बालों वाली लड़की ने लिन युआन की ओर हाथ हिलाया और चिल्लाई, मिस्टर डीप माउंटेन एल्डर लिन, मैं फिर से आपकी समर्पित कुरियर बन गई हूं। लिन युआन को पता था कि आह नेंग गिल्ड अलायंस के एस टूर्नामेंट में भाग लेने में व्यस्त था। आह नेंग, एस टूर्नामेंट में आपका प्रदर्शन कैसा रहा? लिन युआन ने पूछा। आह नेंग की आंखें चमक उठीं जब उसने जवाब दिया, मैंने गोलियों की बारिश से कई लोगों के दुखों को खत्म कर दिया। मैं इस साल सिर्फ एक विकल्प हूं, इसलिए मुझे अब प्रतियोगिता में भाग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगले साल के इस टूर्नामेंट में मुख्य टीम में शामिल हो पाऊंगी। आह नेंग ने अपनी मुट्ठियां इधर उधर हिलानी शुरू कर दी, मानो वह खुद को खुश कर रही हो। लिन युआन हंसे और आह नेंग को प्रोत्साहित किया। आह नेंग कुछ समय से कुरियर नहीं था। वर्तमान आह नेंग अब वह लापरवाह बच्ची नहीं रही जो वह हुआ करती थी। आह नेंग के चले जाने के बाद लिन युआन ने देखा कि चू सी और वेन यू ने हथियार जोड़ रखे थे। चू सी की वेन यू से वीडियो कॉल के माध्यम से ही जान पहचान हुई थी, लेकिन वे पहली बार मिले होने के बावजूद पहले से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। क्या इसीलिए उन्होंने कहा था कि महिलाओं को एक दूसरे की दोस्त बनने के लिए केवल 1 सेकंड की आवश्यकता होती है? लिन युआन को देखने के बाद वेन यू अंततः अपनी चिंताओं को दूर कर सकी। लिन युआन की अनुपस्थिति के दौरान वेन यू हवेली के हर पहलू की देखभाल कर रहा था, खासकर जब लियू जी और जो लुओ कोमा में थे। इस दौरान हवेली में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पुराने प्रतिद्वंद्वी आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मात देने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसलिए लिसनिंग को लगातार इस मुद्दे को संभालना पड़ा। हाल ही में हवेली में कुछ ही आश्चर्यजनक मेहमान आए थे। युवा मास्टर, विंड मिस्ट सिटी के गांव परिवार के मुख्य वंशज गाओ फेंग एक सप्ताह पहले आपको खोजने आए थे। आप अभी भी कोमा में थे और मैंने उन्हें बताया कि आप व्यवसाय के लिए हवेली से बाहर गए थे। हर कुछ दिनों में वह फोन जो आपने मदर ऑफ ब्लड बैथ को दिया था, गाओ फेंग के संदेशों के साथ बजता था। उसे आपसे मिलने के लिए कोई जरूरी काम जरूर था। लिन युआन ने भौहें चढ़ाईं। गाओ फेंग निश्चित रूप से मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है। मुझे आश्चर्य है कि उसे मुझसे मिलने के लिए कौन सा जरूरी काम है। संयोगवश लिन युआन ने भी नए साल के बाद गाओ फेंग से मदद मांगने का इरादा किया था।
वह गांव फेंक के माध्यम से कुछ आनंद की एंजल फिश प्राप्त करना चाहता था। मित्र पुनः मिले। यह एंजल फिश ऑन ऑफ ब्लिस की खेती के लिए सब अच्छा मौसम था, क्योंकि वे ठंडे वातावरण में जल्दी विकसित हो जाते हैं। एक बार जब वे पूर्ण विकसित मछलियां बन गईं, तो एंजल फिश ऑन ऑफ ब्लिस गर्म मौसम में अपने मछली के आवरण को उतारने की दर बढ़ा देती थी। यदि वह अब ब्लिस की एंजल फिश को उनके परिपक्व होने तक पालते हैं, तो एक निश्चित अवधि के बाद जब मौसम गर्म हो जाएगा, तो वे मछली के आवरण की एक परत उतारना शुरू कर देंगे। प्रारंभ में लिन युआन ने नए साल के बाद गांव फेंक से संपर्क करने की योजना बनाई थी। लिन युआन छुट्टियों के दौरान गांव फेंक को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गांव फेंक उसके लिए आनंद की एंजल फिश खरीद में व्यस्त न हो जाए। अब चूंकि गांव फेंक लिन युआन की तलाश कर रहा था, तो वह नए साल से पहले गांव फेंक के साथ अपने अनुरोध पर चर्चा कर सकेगा। एंजल फिश ऑन ऑफ ब्लिस की लंबाई 1 उंगली से भी कम थी। पूरी तरह से परिपक्व होने पर भी वे केवल एक हथेली के आकार के थे। मानव निर्मित यह झील पहले से ही बहुत बड़ी थी, तथा इसका विस्तार होने पर इसका आकार कम से कम 2 गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार लिन युआन खुशी खुशी जितनी भी एंजल फिश ऑफ ब्लिस प्राप्त कर लेता, उसे गांव फेंक अपने हाथों में ले लेता। जब इंद्रधनुषी तराजू वाली एंजल फिश ऑफ ब्लिस एक साथ तैरती थीं, तो वे गति का एक अत्यंत सुंदर चित्र बनाती थीं। लिन युआन ने स्वीकृति में सिर हिलाया और वैन यू से कहा, मैं बाद में गांव फेंक को फोन करके पूछूंगा कि उसे क्या चाहिए। जब लिन युआन बोल रहा था, तो उसने अपने पीछे से लियू जी की आवाज सुनी। युवा मास्टर, यह बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आयामी दरार में एक साथ मौत के करीब पहुंचने के बाद लियू जी ने लिन युआन को तक सिर अपने शरीर का उपयोग अपने शिखर पर स्थित ढाल के प्रति अपनी सेवा को पूरा करने के लिए किया था। इस वजह से लियू जी की चेतना स्तब्ध हो गई थी। हालांकि उस समय भी आयामी दरार में दुश्मन मौजूद थे, और लियू जी अच्छी तरह से जानते थे कि स्थिति कितनी खतरनाक थी। लियू जी को तब से कोई चिंता नहीं थी जब से उसने अपनी इंटर्नशिप के दौरान वहां था, लेकिन अब वह लिन युआन को अपनी आंखों से देखने के बाद वास्तव में आराम कर सकता था। लिन युआन ने लियू जी को कई दुर्लभ आत्मा सामग्री ले जाते हुए देखा। उनके पास मौजूद अधिकांश आध्यात्मिक सामग्रियां समुद्री प्रकार की थीं। लियू जी ने लिन युआन से पहले ही पूछ लिया था कि चू सी को खाने में क्या पसंद है, और उसे उसकी पसंद का अंदाजा हो गया था। हवेली के रहने वाले हमेशा मछली नहीं खाते थे, और यह स्पष्ट था कि लियू जी ने चू सी की सामग्रियां खाती। लिन युआन अभी भी लियू जी की कीट रानी की स्थिति के बारे में चिंतित था। बड़े भाई लियू, आपने बताया कि आपकी कीट रानी के परिवर्तन में कोई समस्या है। अब स्थिति कैसी है? लिन युआन ने पूछा। कीट रानी का जिक्र आते ही लियू जी को कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक की बातें याद आ गईं। उसे यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। हालांकि इस स्वप्न जैसी अवधि के दौरान लियू जी ने परिवर्तन को पूरा होते हुए देखा था। कीट रानी का रूपांतरण पूरा हो चुका है। अब वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लिन युआन ने एक भौं उठाई। लियू जी एक घमंडी व्यक्ति नहीं थे। वास्तव में वे असाधारण रूप से विनम्र और व्यावहारिक व्यक्ति थे। यदि लियू जी ने कहा कि कीट रानी अब बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है, तो इसका मतलब था कि कीट रानी की शक्तियां काफी बढ़ गई थीं। लियू जी के लिए बहुत खुश थी। बधाई हो बड़े भाई लियू। जब लियू जी ने लिन युआन की बधाई सुनी, तो उसका दिल भारी फिर भी शांत महसूस हुआ। कोमा में जाने से पहले लियू जी को उन चोटों का एहसास हुआ जो उसे और कीट रानी को लगी थीं। उन चोटों से बचने का केवल एक ही तरीका था, लिन युआन ने उसका आपातकालीन उपचार किया होगा। इसलिए जब लियू जी को होश आया और उसने पाया कि लिन युआन कोमा में है, तो उसने खुद को बहुत दोषी माना। उसे लगा कि लिन युआन ने उसे ठीक करने की कोशिश में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद कर दी थी, जिसकी वजह से लिन युआन को इतनी गंभीर चोटें आईं और वह 1 हफ्ते तक कोमा में रहा। अब जबकि लिन युआन उसके सामने था, लियू जी को लगा कि उसके दिल की गांठ ढीली हो गई है। लियू जी ने मन ही मन सोचा कि वह अंततः लिन युआन के शीर्ष तक पहुंचने की यात्रा में उसके लिए सबसे मजबूत ढाल बनने के योग्य था। लिन युआन की तेज निगाहों ने लियू जी की निगाहों में आए बदलाव को भांप लिया। यह स्पष्ट था कि लियू जी अब पहले से कहीं अधिक आश्वस्त थी।
लियू जी ने वेन्यू और चूसी की ओर देखा, जिनकी बाहें जुड़ी हुई थीं। आपकी याद आ रही है? इससे पहले कि लियू जी अपनी बात पूरी कर पाते, चूसी ने पहले ही अपना हाथ उनकी ओर बढ़ा दिया था। बड़े भाई लियू, मैंने अपने भाई को आपके बारे में बात करते सुना है। आप जानते हैं कि मेरा नाम चूसी है। चूसी ने लियू जी को आंख भी मारी। लियू जी ने चूसी का बढ़ा हुआ हाथ लिया और उसके बड़े हाथ ने उसके छोटे हाथ को हिलाया। चूसी, मैंने कुछ शाइनी स्टार ग्रुपर्स और फायरटेल स्नो सी बास खरीदे हैं। मुझे याद है कि लिन युआन ने कहा था कि तुम्हें मसालेदार खाना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठी और खट्टी मछलियां, साथ ही शहद वाली स्टीम फिश भी पकाऊंगी। चूसी, जो लिन युआन के साथ बड़ी हुई थी, असाधारण रूप से संवेदनशील थी। वह दूसरों की भावनाओं को समझने में कुशल थी। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित 2025 केंटकी डर्बी की झलकियां, जिसने सबका ध्यान खींचा, डेविड ब्रोमस्टैड की त्रासदी और भी दुखद होती जा रही है। शुरू में वह सभी नए लोगों से मिलने को लेकर घबराई हुई थी। हालांकि वह वेन्यू और लियू जी के व्यवहार से बता सकती थी कि वे दयालुता से भरे हुए थे। वे उसे ऐसे स्नेह से देखते थे जैसा केवल बड़े भाई बहन ही अपनी छोटी बहन के प्रति रखते हैं। चूसी को अचानक उन लोगों की आमद से गर्मजोशी का एहसास हुआ जो उसकी परवाह करते थे। इसमें कसैलेपन का आभास था। चूसी को इस बात का पता नहीं था कि लिन युआन इतनी व्यस्त क्यों रहती है। जब भी वे फोन पर बात करते, लिन युआन हमेशा पूछती कि वह कैसी है। लिन युआन बातूनी व्यक्ति नहीं था। हालांकि जब भी वे फोन रखने वाले होते तो वह उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की याद दिलाते और कुछ अन्य सलाह देते। लिन युआन ने कभी नहीं कहा था कि यह उसके लिए कठिन था, लेकिन यह सब देखकर चूसी कल्पना कर सकता था कि लिन युआन इस समय कितनी मेहनत कर रहा था। उस समय रक्तबीज की मां अंतहीन ग्रीष्मकाल और हु क्वान हवेली से बाहर चले गए। उन्होंने प्रवेश द्वार पर प्रवचन सुना होगा। अंतहीन ग्रीष्म ऋतु लिन युआन के पास गई और उसकी स्थिति को समझने के लिए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। एक बार जब उसे विश्वास हो गया कि वह ठीक है, तो वह चूसी के पास गया और उसे एक बैंगनी फूल के आकार का डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स सौंप दिया। चूसी को फिश स्टोरेज बॉक्स मिलने के बाद एंडलेस समर ने कहा, मेरे पसंदीदा सामान और कपड़े अंदर हैं। अगर वे तुम्हें पसंद हैं तो तुम उनमें से कोई भी पहन सकती हो। जब लिन युआन ने सुना कि एंडलेस समर ने क्या कहा, तो उसने जल्दी से चूसी के हाथों से डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स छीन लिया और उसे एंडलेस समर को वापस कर दिया। आपको ये खजाने अपने पास ही रखने चाहिए, अंतहीन गर्मी। इन्हें चूसी को मत देना, लिन युआन ने कहा। लिन युआन को याद आया कि एंडलेस समर एक अपरंपरागत शैली और ग्रामीण हैवी मेटल चरण से गुजरा था। एंडलेस समर ने सबसे अधिक सामान और स्पिरिट क्यूई कपड़े खरीदे थे। चूसी की उम्र अभी पूरी नहीं हुई थी और उनकी शैली अभी तय नहीं हुई थी। क्या होगा यदि वह उन चीजों से प्रभावित हुई जो एंडलेस समर ने उसे दी? अंतहीन ग्रीष्म ऋतु के पीछे से रक्तबीज की मां ने लिन युआन की लाल आंखों में चमक देखी। रक्तबीज की माता के पास लिन युआन से कहने के लिए बहुत सी बातें थीं, लेकिन एक बार जब उसे याद आया कि रहस्यवादी चंद्रमा और चंद्रमा महारानी ने क्या कहा था, साथ ही यह भी कि वह पथ रक्षक के रूप में कैसे विफल रही थी, तो रक्तबीज की माता को अचानक लिन युआन से बात करना मुश्किल हो गया। जे सिर को छुआ और कहा, चलो अंदर चलते हैं। तुम कब तक इन ठंडी हवाओं को सहना चाहोगे? जब हम अंदर जाएंगे तो चूसी देखेगी कि क्या वह उस दीवार से संतुष्ट है जिसे मैंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। रक्तबीज की मां मुड़ी और घर में चली गई। उसे एहसास हुआ कि लिन युआन ने अपनी गति तेज कर दी है और अब उसके साथ साथ चल रहा है। लिन युआन ने एम्बर बटन के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स से एक गोल्ड फिश स्टोरेज बॉक्स निकाला और इसे रक्तबीज की मां को दे दिया। लिन युआन की उज्ज्वल अभिव्यक्ति ने रक्तबीज की मां को चकित कर दिया। गोल्ड फिश स्टोरेज बॉक्स प्राप्त करने के बाद लिन युआन ने कहा, तीनों रेड वाटर ब्लड स्नेक सभी विकसित हो चुके हैं। अंदर ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन से गिरे कई पुराने पत्ते हैं। आप यह देख सकते हैं कि आप उनसे कितनी रक्त ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं। रक्तबीज की माता लिन युआन से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बातचीत कैसे शुरू की जाए। अब जब लिन युआन उससे बात कर रहा था,
तो रक्तबीज की मां के चेहरे पर एक परेशानी भरा भाव प्रकट हुआ। उसकी परेशान अभिव्यक्ति अपराधबोध, खुशी और राहत का मिश्रण थी। हालांकि जब रक्तबीज की मां ने लिन युआन द्वारा दिए गए गोल्ड फिश स्टोरेज बॉक्स के अंदर देखा, तो वह केवल छुआ और हैरान महसूस किया। रक्तबीज की माता ने देखा कि 3 लाल जल रक्त सांप कांस्य किंवदंती में विकसित हो गए थे। ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन की पत्तियों में रक्त ऊर्जा की अविश्वसनीय मात्रा ने रक्तबीज की माता को अत्यधिक भूखा बना दिया। यह भूखी अवस्था ब्लड बैथ की मां के शरीर में रक्त कानून ऋण के कारण थी, और यह तथ्य कि वह एक रक्त प्रकार का भी था। इसका शरीर शुद्ध रक्त ऊर्जा के जवाब में स्वचालित रूप से संकेत भेज रहा था। इससे यह पता चला कि रक्तबीज की माता को शुद्ध रक्त ऊर्जा की कितनी लालसा थी। रक्तबीज की माता ने इंडिगो एज्योर्सी मार्केट में ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन को देखा था। हालांकि उस समय ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन के सभी ब्लड ब्रू अंगूरों की कटाई अभी अभी हुई थी और वे कमजोर अवस्था में थे। उस समय संपूर्ण रक्त काढ़ा अंगूर बेल में रक्त ऊर्जा की मात्रा उतनी ही थी जितनी कि आज रक्त स्नान की माता के सामने की पत्तियों में है। कौन जानता था कि ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन का पोषण कैसे हुआ? रक्तपात की जननी गलत फहमी पैदा करने से खुद को नहीं रोक सकी। रक्तबीज की माता ने सोचा कि कैसे लिन युआन ने कोमा से जागने के तुरंत बाद रक्तबीज की माता से 3 लाल जल रक्त सांपों और रक्त काढ़ा अंगूर को मजबूत करने में मदद करने के लिए कहा था। रक्तबीज की माता जानती थी कि केवल चंद्र महारानी जैसा वर्ग 5 का सृजन मास्टर ही एक रात में तीनों लाल जल रक्त सर्पों को कांस्य किंवदंती के रूप में विकसित कर सकता है। रक्तबीज की माता ने अपने हाथ से गोल्ड फेयरी भंडारण बॉक्स को कसकर पकड़ रखा था। इससे उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। रक्तबीज की मां की परेशान करने वाली भावनाएं गायब हो गईं। उसे केवल दृढ़ संकल्प और सतर्कता महसूस हुई, जो एक पथ रक्षक को महसूस होनी चाहिए। लिन युआन को नहीं पता था कि रक्तबीज की मां क्या सोच रही थी। अगर वह जानता भी तो वह उसे समझा नहीं पाता। जब वह अपने क्रिएशन मास्टर कौशल को निखार रहा था और फेस का पोषण कर रहा था, तो मदर ऑफ ब्लड बैथ भी उसे अकेला छोड़ देती थी। भले ही वह उसका पथ रक्षक था, लेकिन वह उस दौरान लिन युआन को परेशान नहीं करना चाहता था। इस प्रकार रक्तबीज की मां को यह नहीं पता था कि लिन युआन क्या करने में सक्षम था। लिन युआन अपनी शक्तियों को रक्तबीज की माता के सामने उजागर नहीं कर सका। यह सब एक खूबसूरत गलतफहमी थी। जैसे ही वे हवेली में पहुंचे, चूसी की नजर तुरंत विस्तृत दीवार पर गई। इसमें उसे लिन युआन के बगल में खड़ा दिखाया गया है। फीचर दीवार की पृष्ठभूमि में नीला आकाश और बेये और हरी भरी घास दिखाई दे रही थी। जेड रंग की रोशनी में हवेली का फर्नीचर अविश्वसनीय रूप से दिल को छू लेने वाला लग रहा था। चूसी को याद आया कि हु क्वान ने कहा था कि फीचर दीवार का काम जल्दी में पूरा कर दिया गया था। पता चला कि इन लोगों से आमने सामने मिलने से बहुत पहले ही वह उनके जीवन में घुल मिल चुकी थी। यद्यपि यह उनकी पहली मुलाकात थी, फिर भी यह अच्छा था कि उनके बीच अनुपस्थित होने जैसी भावना नहीं थी। लियू जी ने कपड़े बदले और दोपहर का खाना पकाने के लिए रसोई की ओर दौड़ी। लिन युआन नए साल के दौरान अपने गुरु के लिए भोजन तैयार करना चाहता था, इसीलिए वह रस्सियों को सीखने की उम्मीद में लियू जी के साथ रसोई में चला गया। वह यह देखना चाहता था कि क्या वह चमत्कार कर सकता है और 2 दिनों के भीतर लियू जी की कुछ तकनीकें सीख सकता है। वेन्यू, रक्तबीज, अंतहीन ग्रीष्म की जननी और चूसी दोस्त बन गए और फिर बैटल फ्लैग गेम खेला। लिन युआन को पता ही नहीं चला कि कब चारों महिलाएं एक जैसी दिखने लगीं। उन्होंने लियू जी और लिसन की किताब से एक पन्ना निकाला और शर्त लगाई, हारने वाली को नींबू का एक टुकड़ा खाना पड़ेगा। हु क्वान रसोई के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और चिल्लाया, लिन युआन, मैंने सुनो और झो लुओ को बुलाया जैसा कि तुमने कहा था। मैंने उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आने के लिए कहा। हु क्वान इंडिगो एज्योर सिटी नहीं गया था। वह एक परम अंतर्मुखी की तरह हवेली में रहा था और रात घेरे अपने शिल्प पर काम कर रहा था। इसलिए हु क्वान को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि लिन युआन के साथ क्या हुआ था। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिन युआन ने जो लुओ और उनके एक साथी का इलाज कब शुरू किया था, लेकिन वह लियू जी और वेन्यू की बातचीत सुनकर कुछ विवरण जानने में कामयाब रहा था। इन विवरणों से
हु क्वान ने भी झो लुओ को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। लियू जी ने करछुल पकड़ ली और कटी हुई कटल फिश को तलने लगी। जटी हुई कटल फिश को पैन में इधर उधर घुमाया गया तो वे मुड़ गईं और एक सुंदर फूल का आकार बना लिया। प्रत्येक टुकड़ा तेल से चमक रहा था। लिन युआन के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी जब उसने बर्तन से खुशबू सूंघी। लियू जी ने लिन युआन को कीट रानी की स्थिति के बारे में बताया और उसे अचानक याद आया कि रात्रि झुकने वाले चंद्रमा ने उसे क्या बताया था। अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप के बारे में कभी किसी को न बताएं। लियू जी ने लिन युआन को पहले ही बता दिया था कि उसने नाइट लीनिंग मून को अपना गुरु बना लिया है। उसने लिन युआन को इस तथ्य के बारे में भी बताया था कि उसने एक पवित्र स्रोत जीवन रूप से अनुबंध किया है। हालांकि लियू जी अपने शब्दों के प्रति सतर्क थे और उन्होंने लिन युआन को अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमताओं के बारे में नहीं बताया। ऐसा नहीं था कि लियू जी लिन युआन को बताना नहीं चाहता था या इसलिए कि उसे डर था कि लिन युआन उसके पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमताओं के बारे में जान जाएगा। बात बस इतनी थी कि लियू जी के पवित्र स्रोत जीवन रूप में एक विशेष क्षमता थी। उसे डर था कि लिन युआन को उसके पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमता के बारे में पता चलने के बाद वह उसे अपने भले के लिए पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमता का उपयोग करने से मना कर देगा। इस प्रकार लियू जी ने अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमता को अपने पास ही रखने का फैसला किया। वह इसे केवल लिन युआन की जरूरत के समय ही प्रकट करेगा। तब वह लिन युआन की शानदार ढाल और तलवार बन जाएगा। वह रक्षा का प्रतीक होगा। हालांकि लियू जी आमतौर पर पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमता का उपयोग नहीं करता था, लेकिन पवित्र स्रोत जीवन रूप एक प्रकार का परी था जो अस्तित्व को साझा कर सकता था। यह पहले से ही कीट रानी के अस्तित्व को साझा कर रहा था। कीट रानी के रूपांतरण के बाद उसे पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ सह अस्तित्व की क्षमता प्राप्त हो गई। इसका कायापलट हो चुका था और अब यह एक बिल्कुल अलग जीवन जी रहा था। ओ फेंक की योजना। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। लिन युआन ने लियू जी की बात सुनी जब वह अपनी दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ और अनुभवों के बारे में बता रहा था जब लिन युआन बेहोश था। लिन युआन ने बधाई देने के लिए बार बार लियू जी के कंधे पर थपथपाया। अब जबकि लियू जी ने एक पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध कर लिया था, लिन युआन अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप को रक्तबीज की माता के लिए आरक्षित कर सकता था। भोजन के बाद लिन युआन कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए जो लुओ की तलाश में था। जैसे ही लिन युआन मनोर में वापस आया, रक्तबीज की मां ने पहले ही उसका मोबाइल फोन वापस कर दिया था और अब यह अचानक बज उठा। लिन युआन ने अपना सिर नीचे किया और महसूस किया कि फोन कॉल किसी और से नहीं बल्कि गांव फेंक से था। लिन युआन ने अपनी भौहें उठाईं और फोन उठाया। गांव फेंक सीधे मुद्दे पर आए और कहा, भाई, मैं आपके साथ एक सौदे पर चर्चा करना चाहता हूं। लिन युआन गांव फेंक की आवाज सुनकर चौंक गया। गांव फेंग आमतौर पर बहुत ही स्पष्टवादी था और असामान्य रूप से लापरवाह युवा की तरह बोलता मांगते न बोलता था। लेकिन अब गांव फेंग असामान्य रूप से गंभीर स्वर में बोल रहा था। लिन युआन जानता था कि गांव फेंग के पास उसके साथ चर्चा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। हालांकि चूंकि गांव फेंग ने कहा कि वह एक गंभीर व्यापारिक बातचीत करना चाहता था, लिन युआन गंभीर हो गया और पूछा, गांव फेंग, क्या आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए गांव परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर रहे हैं? लिन युआन का सवाल सुनकर गांव फेंग एक पल के लिए चुप हो गया। फिर गांव फेंग ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कोई फर्क है कि यह गांव परिवार है या मैं? लिन युआन ने तुरंत जवाब दिया, अगर यह गांव परिवार मेरे साथ व्यापार पर बातचीत कर रहा है तो मैं स्वाभाविक रूप से मना कर सकता हूं और सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी विधि के बारे में सोच सकता हूं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे बातचीत कर रहे हैं, यदि मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं एक मित्र के उपकार के रूप में इसे स्वीकार करूंगा। जब गांव फेंग ने लिन युआन के शब्द सुने तो उसे गर्मजोशी का एहसास हुआ। भाई, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ व्यापार कर रहा हूं, लेकिन यह उपकार थोड़ा कठिन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि यह बहुत ज्यादा मेहनत है तो आप मुझे अस्वीकार कर सकते हैं।
इस दौरान गांव फेंग ने लिन युआन के अलावा कई अन्य लोगों से मदद मांगी थी। उसने मूल रूप से अपने सभी संपर्कों का उपयोग कर लिया था। हालांकि वह कोई व्यावहारिक मदद प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। जब लिन युआन ने गांव फेंग की बातें सुनी तो वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सका कि गांव फेंग किस तरह का एहसान चाहता था। गांव फेंग पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी और उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य का लेन देन कर रहा था। इसलिए इन दो चीजों को बाहर रखा गया था, लेकिन यह उससे संबंधित होना चाहिए जो क्वेश्चन मास्टर्स कर सकते थे। जैसा कि अपेक्षित था, गांव फेंग ने कहना जारी रखा, भाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास कोई क्वेश्चन मास्टर संसाधन है जो आप मुझे उधार दे सकते हैं। आप बस अपनी कीमत बता सकते हैं। लिन युआन को तुरंत पता चल गया कि उसने सही अनुमान लगाया था। हालांकि लिन युआन के अनुमान अभी भी थोड़े विचलित थे। गांव फेंग सिर्फ एक खास चीज नहीं चाहता था, उसे क्रिएशन मास्टर संसाधन चाहिए थे। लिन युआन नियमित सृजन मास्टर से पूरी तरह से अलग था। लिन युआन की वर्तमान कमजोरी यह थी कि वह किसी भी उच्च श्रेणी के फय को बढ़ावा नहीं दे सकता था। इसलिए उच्च श्रेणी के फय को बढ़ावा देने के मामले में लिन युआन तब तक कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि वह अपनी आत्मा क्यूई पेशेवर रैंक को आगे नहीं बढ़ाता। उच्च श्रेणी के फैज की वृद्धि लिन युआन की सबसे स्पष्ट कमी थी। लिन युआन के पास बहुत सारी बेहतर वस्तुएं हो सकती थीं जिन्हें केवल उच्च श्रेणी के सृजन मास्टर ही बना सकते थे, लेकिन लिन युआन के पास कोई सृजन मास्टर संसाधन नहीं था। इससे पहले लिन युआन पूरे स्काई सिटी के लिए क्रिएशन मास्टर की नौकरी का बोझ उठा रहा था। अब जबकि गांव फेंग क्रिएशन मास्टर के संसाधन उधार लेना चाहता था, लिन युआन संभवतः खुद को पैक करके गांव फेंग को मेल नहीं कर सकता था, है ना? वह अपने गुरु चंद्र महारानी को गांव फेंग से मिलवा भी नहीं सकता था, है ना? यहां तक कि अगर वह चंद्र महारानी का परिचय भी कराना चाहे तो भी गांव फेंग उसे आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं करेगा। अचानक लिन युआन के मन में विचार आया कि उसे सृजन मास्टर्स की भर्ती करनी होगी। हालांकि सृजन मास्टर की भर्ती करते समय लिन युआन की अपनी कुछ जरूरतें होंगी। उन्हें उच्च श्रेणी के सृजन मास्टर्स होने चाहिए। केवल उच्च श्रेणी के सृजन मास्टर ही लिन युआन की सृजन मास्टर क्षमता की कमी की भरपाई कर सकते थे। क्रिएशन मास्टर्स पूरे रेडियंस फेडरेशन में सबसे कीमती स्पिरिट क्यूई पेशेवर थे। लिन युआन को एक उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर की भर्ती करने के लिए बहुत सारी योजना बनाने की आवश्यकता होगी। भले ही लिन युआन तुरंत गांव फेंग को क्रिएशन मास्टर संसाधन नहीं दे सकता था, फिर भी उसने पूछा, आपको किस तरह के क्रिएशन मास्टर संसाधनों की आवश्यकता है? गांव फेंग ने ऐसे समझाया जैसे वह किसी मित्र से किसी बात की शिकायत कर रहा हो। भाई, क्या तुमने आयामी दरारों की इस सक्रिय अवधि और अतीत के बीच के अंतर के बारे में नहीं सुना? लिन युआन ने यह सुनकर कहा, इस अवधि के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं। गांव फेंग को यह थोड़ा अजीब लगा कि लिन युआन को ये बातें पता भी नहीं थीं। भले ही लिन युआन रॉयल कैपिटल के समुद्र तट पर न भी रहा हो, उसे उस घटना का गवाह होना चाहिए था जिसके बारे में ज्यादातर गुट अवाक थे और शिकायत कर रहे थे, है ना? इस वर्ष की सक्रिय अवधि ने पहले की तुलना में कई गुना अधिक आयामी दरारें खोली हैं। उनमें से समुद्री क्षेत्रों में जलीय दुनिया की आयामी दरारें संख्या में सबसे बड़ी हैं। जब आयामी दरार के स्रोत प्रकार की वस्तुओं को निकाला जाता है तो यह बंद होने से पहले बड़ी मात्रा में आत्मा क्यूई जारी करेगा। भूमि पर रहने वाले परियों के लिए आत्मा क्यूई का बड़े पैमाने पर जारी होना एक बड़ी बात है। हालांकि यह समुद्री क्षेत्र में रहने वाले पक्षियों के लिए पूरी तरह से अच्छा नहीं है। भाई, मैं वास्तव में शिशु अवस्था वाली एलिमेंटल शेलफिश को खोजने में सक्षम था जिसे आप पहले चाहते थे, लेकिन अब भले ही मेरे दादाजी एक कदम आगे बढ़ें, लेकिन इसे प्राप्त करना असंभव है। जल जगत के आयामी दरारों द्वारा जारी की गई विशालात्मा क्यूई ने सभी गहरे समुद्र के मौलिक शंख को शापित विस्फोटक मोती शंख में विकसित कर दिया। लिन युआन अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। उसे अचानक समझ में आया कि समूह कल्याण नीलामी के दौरान, चाहे वह मास्टर डुआन ली हो या वांग फुक्सियांग, उन्होंने जल तत्व वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मोती चुनने से परहेज क्यों किया था।
समुद्र में संकेंद्रित स्पिरिट क्यूई ने अधिकांश मौलिक शेलफिश को विस्फोटक मोती शेलफिश में बदल दिया था। परिणाम स्वरूप गहरे समुद्र से शिशु अवस्था वाली एलिमेंटल शेलफिश को खोजने में काफी समय लग जाएगा। अधिकांश गुटों ने द्वीप व्हेल जैसे आधारभूत श्रेणी के संसाधनों को पोषित करने के लिए एलिमेंटल शेलफिश को पोषित किया। इसलिए एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश सबसे आम एलिमेंटल शेलफिश थे। यद्यपि सभी तत्वीय मोतियों में जल तत्वीय मोतियों की खपत दर सबसे अधिक थी, फिर भी यही वह समय था जब आपूर्ति और मांग में वृद्धि हुई। जल तत्व वाले मोती अब सभी तत्व वाले मोतियों में सबसे सस्ते थे। हालांकि यह वास्तव में लिन युआन के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि उसके पास सीमित संख्या में जल तत्व वाले मोती थे। लिन युआन ने अधिकांश जल तत्व वाले मोतियों का उपयोग फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल के पोषण के लिए किया था, जबकि शेष तत्व वाले मोतियों का मूल्य के बढ़ता जाएगा। उस समय लिन युआन ने गाओ फेंग को यह कहते हुए सुना, मैंने अपने दादाजी के साथ चर्चा की है और अपना खुद का उभरता हुआ गुट बनाना चाहता हूं। इसलिए मैं एक समुद्री परिप्रजनन आधार बनाने की योजना बना रहा हूं। भाई, मैं इसे आपसे छिपाना नहीं चाहता। मैं क्रिएशन मास्टर के संसाधन उधार लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपके पक्ष में क्रिएशन मास्टर मुझे कुछ स्पॉटेड कोरल जेड को पोषित करने में मदद कर सकते हैं। लिन युआन का बॉस बनना। गांव परिवार गहरे समुद्र के संसाधनों का दोहन करता रहा है। जल जगत के आयामी दरारों द्वारा जारी की गई विशाल आत्मा क्यूई के कारण कई गहरे समुद्र के फय असामान्य रूप से सक्रिय हैं। इससे गांव परिवार को बहुत सारे उत्पादन प्रकार के गहरे समुद्र के फय को पकड़ने का मौका मिला। गहरे समुद्र के फय को पकड़ने से गांव परिवार के क्रिएशन मास्टर्स इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे पागल हो रहे हैं। हालांकि मेरा समुद्री परिप्रजनन आधार अभी अभी निर्मित हुआ है, और क्योंकि गांव परिवार के सभी सृजन मास्टर्स व्यस्त हैं, मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां मेरे पास उपयोग करने के लिए कोई सृजन मास्टर्स नहीं है। गाओ फेंग ने असामान्य रूप से ईमानदार तरीके से समझाया और लिन युआन से कुछ भी नहीं छिपाया। समुद्री परी प्रजनन केंद्र का निर्माण करते समय तथा उन नाजुक समुद्री परियों का कृत्रिम रूप से पालन पोषण करते समय एक लापरवाही भरी गलती से उन सभी की मृत्यु हो सकती है। एक भी समुद्री फे की मौत का मतलब यह होगा कि गाओ फेंग की प्रजनन तकनीक में कोई समस्या है। संभवतः समुद्री फे की बड़ी संख्या में मृत्यु के कारण गाओ फेंग को इतना नुकसान हो सकता है कि वह उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। गाओ फेंग को क्रिएशन मास्टर्स से जिस कोरल जेड की आवश्यकता थी, उसे नियमित कोरल से जेड बनावट वाले कोरल में बदल दिया गया। एक बार जब कोरल जेड को क्रिएशन मास्टर की अत्यधिक केंद्रित आत्मा क्यू द्वारा पोषित किया गया, तो यह कोरल पॉलिप्स को सक्रिय कर देगा जो कोरल का निर्माण करते हैं और कोरल जेड के अंदर घने धब्बे विकसित करना शुरू कर देते हैं। यदि इन चित्तीदार कोरल जेड को कुचलकर पीस दिया जाए तो उन्हें समुद्री फी प्रजनन आधार पांतियुचाकंवार पूल में फैलाकर गहरे समुद्र का वातावरण तैयार किया जा सकता है। जब उन समुद्री परियों ने कुचले हुए स्पॉटेड कोरल जेड को खा लिया, तो इससे समुद्री परियों के विकास में तेजी आई और वे स्वस्थ अवस्था में भी रहे। स्पॉटेड कोरल जेड ने समुद्री फेज की प्रजनन क्षमता को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। गाओ फेंग अपने नवनिर्मित समुद्री परी प्रजनन केंद्र में कुछ मादा प्रजनन परियों के पोषण के लिए स्पॉटेड कोरल जेड का उपयोग करना चाहते थे। लिन युआन ने एक पल के लिए चुपचाप विचार किया और कहा, मैं स्पॉटेड कोरल जेड की समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकता हूं। गाओ फेंग एक खिलते हुए फूल की तरह बहुत खुश था, लेकिन उसने शर्मीले स्वर में धीरे से कहा, भाई, स्पॉटेड कोरल जेड की मात्रा बहुत बड़ी हो सकती है। लिन युआन के स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र ने पहले ही जमीन का एक टुकड़ा बचा लिया था और वह सोच रहा था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब ऐसा हुआ कि वह इसका इस्तेमाल गाओ फेंग को बड़ी मात्रा में स्पॉटेड कोरल जेड का पोषण करने में मदद करने के लिए कर सकता था। लिन युआन का स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र स्पॉटेड कोरल जेड को पोषित करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह कोरल को नियमित कोरल जेड में विकसित नहीं कर सकता। आखिरकार नियमित कोरल जेड को उत्पादित होने में बहुत लंबी अवधि की आवश्यकता होगी, यहां तक कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में भी।
कोरल जेड का निर्माण गहरे समुद्र में सैकड़ों हजारों साल बाद ही हुआ होगा, जब कोरल ने स्पिरिट क्यूई से पोषक तत्वों को अवशोषित किया होगा। यह एक प्रकार का खनिज था जो केवल समुद्र के तल पर ही उत्पन्न हो सकता था। लिन युआन चाहे तो उन्हें खरीद सकता है, लेकिन चूंकि गांव परिवार गहरे समुद्र के संसाधनों का दोहन कर रहा था, इसलिए उनके पास नियमित मूंगा जेड प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। जब तक आप मुझे नियमित कोरल जेड उपलब्ध करा सकते हैं, तब तक मैं आपको हर 10 दिन में 300 कैटी स्पॉटेड कोरल जेड उपलब्ध करा सकता हूं। लिन युआन का जवाब सुनकर गांव फेंग ने जोर से खांसी निकाली। उसके होंठ कांप उठे और उसने कहा, 300 कैट? भाई, मेरे पास कोरल जेड बहुत है, लेकिन स्पॉटेड कोरल जेड के 300 कैट बहुत ज्यादा है। अगर आप मुझे ये चीजें दे भी दें तो भी मैं इन्हें नहीं खरीद पाऊंगा। लिन युआन के मन में एक विचार आया और उसने पूछा, आपने खुद ही उसके समुद्री परिप्रजनन आधार का निर्माण किया है। चूंकि मैं आपको आवश्यक क्रेशन मास्टर संसाधन उपलब्ध करा सकता हूं, तो आप एक बड़ा प्रजनन आधार बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? लिन युआन का प्रश्न सुनने के बाद गाओ फेंग की आंखें चमक उठीं और वह लिन युआन का मतलब समझ गए। उसने कहा कि वह 300 केट स्पॉटेड कोरल जेड नहीं खरीद सकता, लेकिन लिन युआन ने फिर भी उसे आपूर्ति करने पर जोर दिया। इसका मतलब था कि लिन युआन क्रेशन मास्टर संसाधनों की आपूर्ति के बदले में इस सौदे में एक शेयरधारक के रूप में शामिल होना चाहता था। जहां तक शेयरधारक बनने के तरीके की बात है, गांव फेंग बहुत प्रतिरोधी था। अगर कोई शेयरधारक के रूप में शामिल होता, तो इसका मतलब होता कि समुद्री परिप्रजनन आधार का एक हिस्सा उस शेयरधारक का हो जाता। यदि लिन युआन ने शेयरधारक के रूप में शामिल होने का इरादा व्यक्त किया होता जब गाओ फेंग ने पहली बार लिन युआन को बुलाया था, भले ही गाओ फेंग ने लिन युआन को एक दोस्त के रूप में माना हो, गाओ फेंग मना करने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन अब यह अलग था, क्योंकि गाओ फेंग अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। लिन युआन ने गाओ फेंग को मदद देने में संकोच नहीं किया और अप्रत्याशित रूप से बड़ी मात्रा में क्रेशन मास्टर संसाधनों का निवेश करने के लिए तैयार था। इससे गाओ फेंग को एक उभरता हुआ गुट स्थापित करने में मदद मिलेगी, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। गाओ फेंग ने बहुत देर तक कुछ कहा और फिर एक अनिच्छुक निर्णय लिया और अपने दांत पीसते हुए कहा, भाई, अगर तुम मुझे हर 10 दिन में 300 कट्टे स्पॉटेड कोरल जेड दे सकते हो, तो तुम्हें समुद्री परिप्रजनन आधार के अन्य मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हिस्सा आधा आधा बांट लेंगे। लिन युआन को तब आश्चर्य हुआ जब गाओ फेंग ने कहा कि वे शेयरों को समान रूप से विभाजित करेंगे। गहरे समुद्र के वातावरण में धब्बेदार कोरल जेड का निर्माण असंभव था। भले ही स्पिरिट क्यूई की बहुत अधिक सांद्रता हो, फिर भी यह कोरल जेड के लिए धब्बे पैदा करने की स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे केवल उच्च श्रेणी के क्रेशन मास्टर की शुद्ध स्पिरिट क्यूई से ही पोषित किया जा सकता था। हालांकि स्पॉटेड कोरल जेड का प्रभाव बहुत कम था और इसे केवल समुद्री परियों के लिए एक उपयोगी आध्यात्मिक घटक माना जा सकता था। केवल गाओ फेंग जैसे लोग, जो समुद्री परियों के प्रजनन आधार का निर्माण करने की तैयारी कर रहे थे, ही इसकी इतनी बड़ी मांग कर सकते थे। अगर लिन युआन 300 केटी स्पॉटेड कोरल जेड दे सकता है, तो यह गाओ फेंग को उच्च श्रेणी के क्रेशन मास्टर संसाधन प्रदान करने के समान था। लेकिन लिन युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गाओ फेंग इन संसाधनों का मूल्य 50% शेयरों के बराबर रखेगा। 50% शेयरों के साथ लिन युआन अब अचानक गाओ फेंग की तरह एक समुद्री परिप्रजनन आधार के मालिक में तब्दील हो गया था। तार्किक रूप से कहें तो अगर गाओ फेंग एक उभरता हुआ गुट बनाना चाहता था, तो वह संभवतः किसी भी नियंत्रण और अधिकार को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहता था। हालांकि गाओ फेंग ने उसके साथ समान रूप से शेयर बांटने का विकल्प चुना। इस सहयोग के लिए गाओ फेंग की ईमानदारी देखना ही काफी था। गाओ फेंग की ईमानदारी के संबंध में लिन युआन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। स्पॉटेड कोरल जेड के अलावा, जब आप बड़ी मात्रा में समुद्री फेज का प्रजनन कर रहे हैं, तो आपको शायद शुद्ध तात्विक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मेरे पास बहुत सारे स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती हैं। अगर आपको उनकी जरूरत है, तो आप बस मुझसे उनका अनुरोध कर सकते हैं। जवाब सुनने के बाद गाओ फेंग को अचानक राहत महसूस हुई। इससे पहले
जब गाओ फेंग ने लिन युआन को 50% शेयर देने का फैसला किया था तो यह थोड़ा आवेगपूर्ण हो सकता था, लेकिन अब गाओ फेंग को लगा कि वह लिन युआन के साथ सहयोग करने में असामान्य रूप से सहज था। समुद्री परियों को बढ़ावा देने वाले बहुत अधिक उभरते गुट नहीं थे, इसलिए इन उभरते गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी, विशेष रूप से क्रेशन मास्टर संसाधनों के निवेश के साथ। यह समुद्री परियों के प्रजनन पर निर्भर एक उभरते गुट की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को तुरंत बढ़ा देगा। गाओ फेंग वास्तव में गहरे समुद्र के कारोबार में गाओ परिवार के विशाल संसाधनों का उपयोग अपने उभरते गुट को स्थापित करने के लिए कर सकता था। हालांकि यह स्पष्ट था कि गाओ फेंग हर चीज के लिए गाओ परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, अन्यथा उसके लिए खुद एक उभरते गुट को स्थापित करने का कोई मतलब नहीं होगा। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में गाओ फेंग को लिन युआन से बताने में शर्म आ रही थी। गाओ फेंग जानता था कि लिन युआन को उससे पहले शिशु अवस्था वाली एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त करने के बाद एलिमेंटल मोती मिलना चाहिए। हालांकि एलिमेंटल शेलफिश की बड़ी मात्रा के कारण जो विस्फोटक मोती शेलफिश में विकसित हुई, एलिमेंटल मोती वास्तव में बहुत कीमती थे। गाओ फेंग यह देखने की योजना बना रहा था कि क्या वह गाओ परिवार को कुछ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए राजी कर सकता है। लेकिन जैसे ही लिन युआन ने बात की, उसने तुरंत स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती जैसे संसाधनों का निवेश करना शुरू कर दिया। इससे गाओ फेंग को ऐसा महसूस हुआ कि उसे अचानक गले लगाने के लिए एक स्तंभ मिल गया है, भले ही वह विंड मिस्ट सिटी के सबसे अमीर परिवार से था। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे गाओ फेंग ने पहली बार महसूस किया था, लेकिन उसे लगा कि यह वास्तव में संतोषजनक था। भाई, यदि आप मुझे स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती जैसे संसाधन प्रदान कर सकें तो मैं वास्तव में आपका आभारी रहूंगा। प्रत्येक स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती के लिए जो आप मुझे प्रदान करेंगे, मैं इसे बाजार मूल्य पर खरीदूंगा। हालांकि अब जब मैंने तुम्हें 50% शेयर दे दिए हैं तो मैं तुम्हें और नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने शेयरों से होने वाले मुनाफे का 10% दे सकता हूं। तुम क्या सोचते हो भाई? लिन युआन ने गाओ फेंग के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। वह गाओ फेंग के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहा था। वह वास्तव में एक उभरते गुट को विकसित करने के लिए सहयोग कर रहा था। गाओ फेंग गहरे समुद्र क्षेत्र में गाओ परिवार के लिए पर्याप्त संसाधन और व्यापार चैनल उपलब्ध करा रहा था, जबकि लिन युआन क्रिएशन मास्टर संसाधन उपलब्ध करा रहा था। लिन युआन गाओ फेंग को सहायता प्रदान करता था, लेकिन व्यापार पर चर्चा करते समय लिन युआन वह लाभ प्राप्त करना चाहता था जो उसे मिलना चाहिए। गाओ फेंग के शब्दों से लिन युआन महसूस कर सकता था कि गाओ फेंग समुद्री परिप्रजनन आधार व्यवसाय में बाजार का अग्रणी स्थान प्राप्त करना चाहता था। लिन युआन की इस बारे में कोई राय नहीं थी और वह वास्तव में इसे बहुत पसंद करता था। किसी भी मामले में लिन युआन के पास गाओ फेंग के साथ प्रजनन आधार विकसित करने के लिए प्रयास और समय नहीं था। लिन युआन के लिए सबसे लाभदायक तरीका केवल लाभांश की प्रतीक्षा करना था। इस प्रकार लिन युआन ने पहले ही कहा, भले ही मेरे पास 50% शेयर हों, मैं केवल लाभांश में शामिल होऊंगा और इसका प्रबंधन नहीं करूंगा। इसलिए मुझे उभरते गुट के विकास में भाई गाओ को परेशान करने की आवश्यकता होगी। गाओ फेंग को लगा कि लिन युआन बहुत ज्यादा खास था। जब उसने लिन युआन के साथ सौदा करने की अपनी मंशा जाहिर की तो लिन युआन ने तुरंत जवाब दिया, जबकि दूसरे लोग जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वे उलझन में थे। भले ही गाओ फेंग लिन युआन के साथ एक सौदे पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन गाओ फेंग को लगा कि वह बहुत आराम में है। गाओ फेंग के साथ उभरते गुट के लिए सहयोग तय करने के बाद लिन युआन ने कुछ आश्चर्य से अपनी आंखें झपकाईं। गाओ फेंग के साथ किए गए 2 सौदों की वजह से वे परिचित हो गए। अब इस समुद्री परिप्रजनन केंद्र की वजह से वह गाओ फेंग के साथ व्यापारिक साझेदार बन गया था। इसका मतलब यह था कि लिन युआन गाओ फेंग के साथ हुए इस सौदे का उपयोग करके गाओ परिवार से गहरे समुद्र के संसाधनों को आसानी से प्राप्त कर सकता था। गाओ फेंग के साथ सौदे पर चर्चा करने के बाद लिन युआन अपनी बात बताना नहीं भूला।
भाई गाओ, क्या आप अपनी तरफ से कोई सर्वोच्च श्रेणी की एंजल फिश ऑफ ब्लिस प्राप्त करने में सक्षम हैं? गाओ फेंग ने जवाब में हंसते हुए कहा, भाई, सर्वोच्च श्रेणी की एंजल फिश ऑफ ब्लिस प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अगर आपने मुझसे 1 महीने पहले मदद मांगी होती तो मैं आपको अनुभवी गुट एक्वेरियम ऑफ ब्लिस के साथ अपनी किस्मत आजमाने की सलाह देता। हालांकि ऐसा हुआ कि समुद्र की सतह पर आत्मा क्यूई की वृद्धि के दौरान और गहरे समुद्र के क्षेत्र में जहां हमारा गांव परिवार खोज कर रहा है, हमें ब्लिस की एंजल फिश का एक स्कूल मिला और हमने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। एंजल फिश ऑन ऑफ ब्लिस के समूह की संख्या लगभग 2000 है, लेकिन यदि हम वास्तव में इसका पता लगाएं तो वहां लगभग 50 सर्वोच्च श्रेणी की एंजल फिश ऑन ऑफ ब्लिस होनी चाहिए। हमारा गांव परिवार भी सर्वोच्च श्रेणी की एंजल फिश ऑन ऑफ ब्लिस के इस बैच को पोषित करने की योजना बना रहा है। भाई, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कम से कम 20 ला सकता हूं। लेकिन यह अफसोस की बात है कि जब हमने उन्हें पकड़ा तो ब्लिस की सबसे बेहतरीन सुप्रीम ग्रेड एंजल फिश, जो एक मादा है, वास्तव में गर्भवती थी। इसलिए इसने असामान्य रूप से हिंसक प्रतिरोध किया और अब गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल मादा को ठीक करने की कीमत बहुत अधिक है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके पेट में मौजूद अंडे बच्ची में बन जाएंगे। गाओ फेंग ने गहरी सांस ली और कहा, यह वास्तव में अफसोस की बात है। गाओ फेंग का जवाब सुनने के बाद लिन युआन ने सोचा, अगर मैं 20 सर्वोच्च श्रेणी के ब्लिस एंजल फिश से प्राप्त मछली कोट पर थोड़ा सा मितव्ययिता बरतूं तो यह मनोर में आध्यात्मिक प्रकार के परियों के दैनिक उपभोग के लिए पर्याप्त हो सकता है। हालांकि लिन युआन वास्तव में एंजल फिश ऑफ ब्लिस को विकसित करना चाहता था ताकि विस्तार के बाद मानव निर्मित झील में झील के दृश्य के रूप में उपयोग किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए 20 एंजल फिश ऑफ ब्लिस की बात तो दूर, गांव परिवार के सभी 50 स्टॉक भी पर्याप्त नहीं होंगे। हालांकि लिन युआन को ब्लिस की उस घायल मादा एंजल फिश में अधिक रुचि थी। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के स्पिरिट पूल और 3 माउंटेन रिवर इटर्नल लाइफ कार्ब्स के विशेष कौशल प्लेस ऑफ लाइफ के साथ लिन युआन को पूर्ण विश्वास था कि वह ब्लिस की मादा एंजल फिश को ठीक कर सकता है और इसके पेट में सफलतापूर्वक अंडे भी पैदा कर सकता है। यह पहली बार नहीं था जब लिन युआन ने दाई की भूमिका निभाई थी। लिन युआन ने जो जियाक्सिन से जो मादा 5 फॉर्च्यून रंचू प्राप्त की थी, उसे भी प्रसव के लिए लिन युआन की मदद मिली थी। भाई गाओ, तो मैं तुम्हें मेरे लिए 20 सर्वोच्च श्रेणी की एंजल फिश ऑफ ब्लिस लाने के लिए परेशान करूंगा। तुम उस घायल मादा को भी इसमें शामिल कर सकते हो। गाओ फेंग को पता था कि लिन युआन परमानंद की महिला एंजल फिश को ठीक करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। फोन रखने से पहले लिन युआन ने कहा, नए साल से पहले मेरे लिए कुछ नियमित कोरल जेड ले आओ जिसे मैं पहले पोषित कर सकूं। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में हर खाली जगह एक बहुत बड़ा नुकसान था, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उस जगह का उपयोग करना सबसे अच्छा था। फोन कॉल समाप्त होने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में एक बहुत बड़ा स्टॉल खोल लिया है। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा अब उसके पास एक और भौतिक व्यवसाय था। जब लिन युआन ने पहले जो लुओ को फोन किया था तो वह लिन युआन के बगल में बैठा था और लिन युआन के फोन कॉल खत्म होने का इंतजार कर रहा था। यह देखकर कि लिन युआन ने कॉल खत्म कर दिया है, जो लुओ ने पूछा, युवा मास्टर, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? लिन युआन ने जो लुओ को देखा और पूछा, भाई जो, आपके डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली का पालन पोषण कैसा है? जो लुओ ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और जवाब दिया, युवा मास्टर, मैंने अभी अभी डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली का अनुबंध किया है और अभी तक इसे पालने का समय नहीं मिला है। यह अभी भी उसी स्थिति में है जब आपने इसे मुझे दिया था। जो लुओ ने कहा कि उसके पास डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली को पालने का समय नहीं था, इसलिए नहीं कि उसके पास समय नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह यह कहने में शर्मिंदा था कि उसके पास इसे पालने के लिए संसाधन नहीं थे। आखिरकार ऐसी बातें कहना सचमुच बहुत शर्मनाक था। जो लुओ का जवाब सुनने के बाद लिन युआन ने राहत की सांस ली। यह सौभाग्य की बात थी कि जो लुओ ने डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली को प्राप्त करने के तुरंत बाद उसका पालन पोषण नहीं किया था। अगर जो लुओ ने तुरंत उसका पालन पोषण किया होता और उसे कांस्य से रजत में विकसित किया होता
तो लिन युआन को यह नहीं पता होता कि जो लुओ में संसाधनों का निवेश कैसे किया जाए। भाई जो, चूंकि आपने अभी तक डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली का पालन पोषण नहीं किया है और सिर्फ उसके साथ अनुबंध किया है, आप पहले डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली को मेरे पास क्यों नहीं छोड़ देते? मैं इसकी गुणवत्ता बढ़ाने में आपकी मदद करूंगा। जब झो लुओ ने लिन युआन की प्रतिक्रिया सुनी तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। दूसरों के विपरीत झो लुओ को लिन युआन की नींव का पता नहीं था, लेकिन लिन युआन के शब्द निश्चित रूप से यह संकेत दे रहे थे कि वह डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली की गुणवत्ता को किंवदंती तक बढ़ाने जा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन युआन डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली की गुणवत्ता को कांस्य या रजत में लीजन में अपग्रेड करने जा रहा था। ये ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में जो लू अपनी वर्तमान स्थिति में केवल सपने ही देख सकता था। यंग मास्टर, जो लुओ की बात पूरी होने से पहले लिन युआन ने कहना जारी रखा, मुझे याद है कि भाई जो के पास अभी भी एक अप्रयुक्त इच्छा शक्ति रून है। भाई जो, मुझे आपके तीसरे इच्छा शक्ति रून पर एक नजर डालने दें। तब तक भाई जो आपके दूसरे और तीसरे फे को फैंटेसी नस्ल में अपग्रेड कर सकते हैं। जो लुओ का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। जो लुओ को समझ में आ गया कि इंडिगो एज्योर सिटी के बाहर आयामी दरार के भीतर लड़ाई के दौरान उसका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि लिन युआन उसे अपने आदमियों की तरह मानता था। इसलिए लिन युआन अब जो लुओ की ताकत बढ़ाने के लिए उसमें बड़े पैमाने पर संसाधनों का निवेश करना शुरू कर रहा था। जो लुओ ने पहले ही लिन युआन के प्रति अपनी वफादारी दे दी थी और यह निश्चित रूप से जो लुओ के लिए लिन युआन की प्रशंसा प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका था। जो लुओ स्वाभाविक रूप से इस अवसर को कसकर पकड़ने वाला था। जब लिन युआन को जो लुओ की तीसरी इच्छा शक्ति ऋण का एहसास हुआ तो उसने अपने होठों को बंद कर लिया। जो लुओ ने जिस विल पावर ऋण को समझा था उसमें चिपचिपापन और मैलापन था। इसे आसानी से संगत विल पावर ऋण माना जाता था और यह रक्षाफय के लिए बहुत उपयुक्त था। इन 2 दिनों के दौरान लिन युआन पहले की तरह मेहनती नहीं रहा। इसके बजाय उसने अपनी गति धीमी कर दी और 2 दिनों तक आराम की जीवन शैली अपनाई। जीवन मरण की स्थिति का अनुभव करने के बाद लिन युआन ने रेडियंस फेडरेशन में हलचल भरे नए साल के माहौल का आनंद लिया और महसूस किया कि पूरी दुनिया असामान्य रूप से अद्भुत थी। इन 2 दिनों के दौरान मनोर के सदस्य सड़कों पर खरीदारी करने निकल जाते थे। मनोर में अब नए साल का सामान भंडारण बक्सों में भर दिया जाता था और यह अगले नए साल तक उपयोग के लिए पर्याप्त हो जाता था। चूसी लिन युआन को अपने साथ लेकर जा रहा था ताकि वह हवेली के अंदर ढेर सारे भाग्य शब्द चिपका सके। यहां तक कि लाल चंदन की मछली के टैंक पर भी 2 पैटर्न वाले शब्द चिपकाए गए थे। साल दर साल प्रचुरता। इन साधारण पैटर्न वाले शब्दों और सौभाग्यपूर्ण शब्दों ने मनोर की समग्र सुंदरता को प्रभावित नहीं किया, लेकिन उन्होंने मनोर को अधिक आरामदायक और गर्म बना दिया। 2 दिन पहले जब लिन युआन ने गांव फेंक के साथ व्यापार पर बातचीत पूरी की तो आधे दिन से भी कम समय में ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स द्वारा 3000 कैरेट नियमित कोरल जेड को भंडारण बक्सों में पहले ही वितरित कर दिया गया था। जहां तक 19 सर्वोच्च श्रेणी की ब्लिस एंजल फिश और गंभीर रूप से घायल ब्लिस मादा एंजल फिश की बात है, गांव फेंक ने उन्हें भी एक साथ वितरित करने की व्यवस्था की थी। लिन युआन की आंखें चमक उठीं जब उसने उन 19 सर्वोच्च श्रेणी की एंजल फिश ऑफ ब्लिस को देखा। वे सभी 5 रंगों में थीं, जबकि पूंछ और पंख चांदी के घूंघट की तरह पतले थे। लेकिन जब वे तैर रहे होते थे तो ब्लिस की एंजल फिश के पंख और पूंछ 6 रंगों की चमक के साथ चमकते थे और असाधारण रूप से मनमोहक होते थे। जब लिन युआन ने इन आनंद की एंजल फिश की मुद्राओं को देखा तो उसे लगा कि वह घूंघट में ढकी युवतियों को देख रहा है। यह एक नज़र में आनंदमय एहसास देता है। लिन युआन ने 19 सर्वोच्च श्रेणी की एंजल फिश ऑफ ब्लिस को मानव निर्मित झील में बसाया। भले ही मानव निर्मित झील का वर्तमान वातावरण एंजल फिश ऑफ ब्लिस के मूल निवास स्थान जैसा नहीं था, लेकिन माउंटेन रिवर इटर्नल लाइफ का आपके विशेष कौशल प्लेस ऑन ऑफ लाइफ के कारण एंजल फिश ऑफ ब्लिस असामान्य रूप से सहज थे और उनमें अनुकूलन न करने के कोई संकेत नहीं थे। जहां तक उस मादा एंजल फिश ऑफ ब्लिस का प्रश्न है जो अपनी अंतिम सांसों पर थी, लिन युआन ने उसे आत्मा कुंड के अंदर बसा दिया
ब्लिस की मादा एंजल फिश की चोटें बहुत गंभीर थीं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि गांव परिवार ने उसे छोड़ देने का फैसला क्यों किया और उसे ठीक करने के लिए अपने प्रयास क्यों नहीं लगाए। लिन युआन देख सकता था कि ब्लिस की इस मादा एंजल फिश की पूंछ और पंख क्षत विक्षत थे। इसके शरीर पर भी बहुत सारे बड़े घाव थे, क्योंकि यह पकड़े जाने के दौरान हिंसक रूप से संघर्ष कर रही थी। वे बड़े घाव पहले से ही सड़ने लगे थे। हालांकि स्पिरिट पूल में 2 दिनों के पोषण के बाद सड़ते हुए घावों पर पहले नए मांस की एक पतली परत उग आई थी। लिन युआन ने पहले ही ब्लैकी को मरती हुई ब्लिस की मादा एंजल फिश की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया था। अन्यथा लिन युआन को वास्तव में डर था कि कार्सिनोमा फे सीब्यूरियल लोटस फ्लावर इस घायल मादा एंजल फिश ऑफ ब्लिस पर हमला कर सकता है। 2 दिनों के आराम के बाद परमानंद की इस मादा एंजल फिश में इतनी ताकत आ गई थी कि वह कभी कभी स्पिरिट पूल के तल पर बटरफ्लाई शेल्स को खा सकती थी। लिन युआन को केवल इस मादा एंजल फिश ऑफ ब्लिस के पूरी तरह से ठीक होने और स्पिरिट पूल के भीतर रोज को छोड़ने का इंतजार करना था। लिन युआन के आराम भरे 2 दिनों के विपरीत हु क्वान पिछले 2 दिनों से ओवरटाइम काम कर रहा था। हु क्वान शांत रातों के दौरान शानदार और कलात्मक आतिशबाजी तैयार करेगा। वास्तव में हु क्वान इन 2 दिनों के लिए सिर्फ ओवरटाइम और रात भर काम नहीं कर रहा था। जब से लिन युआन इंडिगो एज्योर सिटी गया था, तब से हु क्वान बिना रुके ओवरटाइम और रात भर काम कर रहा था। वेन यू स्वाभाविक रूप से हु क्वान के देर रात तक ओवरटाइम काम करने को मंजूरी नहीं देती थी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हु क्वान गुप्त रूप से एक विशेष परिडासिटी की सामान्य विटैलिटी स्लॉथ के साथ अनुबंध करेगा। विटैलिटी स्लॉथ पूरे दिन सोता रहेगा और अपनी सारी ऊर्जा जमा करता रहेगा। सारी जमा हुई ऊर्जा विटैलिटी स्लॉथ अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके ठेकेदार को हस्तांतरित कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण अनुबंधित की जाने वाली फेय की संख्या अलग अलग होगी। हालांकि यह संख्या सीमित होगी। लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को अपनी लड़ाकू शक्ति को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक फेय को अनुबंधित करते समय सावधानी से विचार करने की आवश्यकता होगी। कक्षा 5 के स्पिरिट क्राफ्ट्समैन के रूप में हु क्वान ने एक विटैलिटी स्लॉथ को अनुबंधित करने का फैसला किया था, जो उसे सोने में मदद कर सकता था ताकि वह अधिक दक्षता के साथ ओवरटाइम काम कर सके। वह वास्तव में थोड़ा जिद्दी था। हु क्वान का यह जिद्दी स्वभाव कुछ ऐसा था जिसके बारे में वेन यू कुछ नहीं कर सकता था। वर्तमान में भले ही हु क्वान सोए नहीं, लेकिन इसका असर उसके शरीर पर पड़ेगा। वेन यू भी हु क्वान को बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, इसलिए वेन यू को हु क्वान को अपनी मर्जी से काम करने देना था। भले ही वेन यू रेडियंट मून पैलेस में पली बढ़ी थी और एक जानकार व्यक्ति थी, फिर भी वह हु क्वान से काफी प्रभावित थी और उसने ईमानदारी से हु क्वान को लिवर सम्राट की उपाधि दी। आधे महीने तक ओवरटाइम काम करने के बाद हु क्वान ने पहले ही क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन के रूप में अपनी क्षमता के साथ लिन युआन के अधिकांश विचारों और डिजाइनों को पूरी तरह से मूर्त रूप दे दिया था। विशेष रूप से स्टार वेब निजी क्षेत्र के लिए कमरे के आंतरिक डिजाइन के लिए हु क्वान ने पहले से ही सभी आवश्यक चीजें बना ली थीं। लिन युआन ने हु क्वान को ये चीजें बनाते हुए देखा और खुद से कहा, मैंने बहुत पहले ही स्टार वेब पर निजी गुट का क्षेत्र खरीद लिया है, लेकिन यह खाली पड़ा है, इसलिए मैंने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है। अब जब सब कुछ तैयार हो गया है, तो मेरे स्टार वेब निजी गुट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। हालांकि जल्द ही नया साल आने वाला था और लिन युआन के पास अभी भी करने के लिए बहुत सारे काम थे। स्टार वेब निजी गुट क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से के लिए लिन युआन को अभी भी हु क्वान द्वारा बनाई गई चीजों को स्कैन करना था और उन्हें अंदर व्यवस्थित करना था। सभी के साथ चर्चा करने के बाद लिन युआन ने स्टार वेब निजी गुट क्षेत्र के संचालन की शुरुआत नए साल के 3 दिन बाद तय की। मूल रूप से लिन युआन, वेन यू, चूसी, लियूजी, द मदर ऑफ ब्लड बाथ और एंडलेस समर पानी के गैंडे के चमड़े के सोफे पर बैठे थे और क्वार्टर फाइनल गिल्ड अलायंस के एस टूर्नामेंट के मैच देख रहे थे। लियूजी रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य था, इसीलिए वह चूसी को 100 सीक्वेंस के सभी सदस्यों की क्षमताओं और उनके अनुबंधित फेय के बारे में स्पष्टीकरण दे रहा था। चूंकि लियूजी रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य था, इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से उन चीजों को जानता था जो स्टार वेब पर नहीं मिल सकती थीं।
लियू जी का स्पष्टीकरण वास्तव में चूसी के लिए आंखें खोलने वाला था। अचानक लिन युआन को अपनी आत्मा की गहराई से एक धड़कन जैसी सनसनी महसूस हुई। लिन युआन ने अपनी आत्मा की गहराई में एक असामान्य रूप से विशिष्ट और अलौकिक आवाज गूंजती सुनी, मेरे नाथ। यह आवाज सुनकर लिन युआन तुरंत अपने कमरे में लौट आया। उस समय पवित्र स्रोत जीवन रूप, ग्रेस क्वीन और स्वॉर्ड ऑफ पनिशमेंट पहले ही अपना संलयन पूरा कर चुके थे। लिन युआन ने अपनी आत्मा की गहराई में शक्ति का संचार किया और नव संयोजित पवित्र स्रोत जीवन रूप को बुलाया। मात्र $1 में